अध्याय 121 चार और वार। यह इंसान जाहिर तौर पर आर्यन ही था। असल में वो दरिंदे योद्धाओं बीस्ट वॉरियर्स से भी पहले पहुंच गया था। शुरुआत में वो उन पर छुपकर हमला करना चाहता था जब वे तैयार न हों। हालांकि उनका सरदार एक मध्यस्तर युद्ध राजा इंटरमीडिएट बैटल किंग था, लेकिन आर्यन जरा भी नहीं डरा था। हालांकि दूसरी बार सोचने पर उसने ये देखने का फैसला किया कि इन दरिंदे योद्धाओं के पास और क्या क्या चालें हैं और क्या उनके पीछे का इंसान सामने आएगा। इसलिए उसने पास में ही अपना औरत छुपा लिया। वो बस ये देखना चाहता था कि ये लोग क्या खुराफात कर रहे हैं। अपनी रूह की ताकत की वजह से, जो एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा थी, आर्यन अंधेरे में इस तरह छुप गया कि विजय सिंह, बूजी चाओ और गुफा के उस सांप जैसे जानवर को भी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आर्यन के लिए पूरी तरह से अनहोनी, अनएक्सपेक्टेड था। जीवा जी श्वान गलती से गुफा में चला गया और उसके हिस्से की मुसीबत अपने सिर ले ली। आर्यन को यह भी समझ आ गया कि जो इंसान उसे मारना चाहता था वो असल में जोरावर सिंह चाओ लियान था। 10,000 जानवरों का दूध, 10,000 बीस्ट्स एंड वॉइस और नकली परीक्षा की योजना बनाने वाला इंसान। जीवा की हैरान नजरों को अपनी तरफ देखते हुए आर्यन ने एक हल्की सी माफी मांगने वाली मुस्कान दी। जहां तक जीवा की बात है, वो पूरी तरह से सन्न था। उसने अपनी ही उम्र के लगभग दिखने वाले आर्यन को देखा और धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। तुम आर्यन नहीं हो, है ना? तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे बलि का बकरा बनाया है। जीवा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। आर्यन के उस मासूम और माफी मांगने वाले चेहरे को देखकर उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। हालांकि वो जानता था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन शुरुआत में किसी के लिए भी इसे मानना मुश्किल होता। खुशकिस्मती से जीवा अभी भी अपने होश में था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। वो जानता था कि अभी इस खतरे से बाहर निकलना सबसे जरूरी था। आर्यन का ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था और वो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन इतने सारे दरिंदे योद्धाओं पर घात लगाकर हमला करने के लिए, भले ही वो उसके जितना ताकतवर न हो, लेकिन वो उससे बहुत पीछे भी नहीं होगा। एक साथ मिलकर काम करने से शायद उन दोनों के पास अभी भी बचने की कोई उम्मीद हो। जीवा ने अपनी नाराजगी को दबा लिया और चुपचाप आर्यन को एक इशारा किया। आर्यन बहुत ही समझदार था और वो तुरंत समझ गया। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने सामने वाले युद्ध राजा दरिंदे योद्धा को आमने सामने की लड़ाई में मार सकता था, लेकिन अगर काम को आसान बनाया जा सकता है तो ऐसा क्यों न किया जाए। उसकी लंबी तलवार चुपचाप उसके हाथ में खिसक गई। उसके तुरंत बाद उसने देखा कि जीवा अपना लंबा भाला पकड़े हुए एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ा। बूम! जीवा हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो फिर से उठा। बूम! जीवा फिर से हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो फिर से उठा। डॉट डॉट डॉट। आर्यन ने तारीफ में अपनी जीभ चटखाई और अपने इस दोस्त के हार न मानने वाले जज्बे को सलाम किया। वो सच में एक टैंक की तरह बहुत मजबूत था। जीवा की लगातार कोशिशों से विजय सिंह अनजाने में ही आर्यन के 3 जैंग के दायरे में आ गया और उसने पूरी तरह से अपनी पीठ आर्यन की तरफ कर ली। विजय सिंह ने जीवा को देखा, जो किसी कभी न मरने वाले कॉकरोच, अनकिलेबल कॉकरोच की तरह था, और उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। इतने सारे आदमियों के देखते हुए एक युद्ध राजा होकर भी एक युद्ध जनरल को न मार पाना उसके लिए थोड़ी बेइज्जती की बात थी। वो दहाड़ा। उसका सिर धीरे धीरे एक भालू के सिर में बदल गया, उसके हाथ और पैर जानवरों के पैरों में बदल गए और उसके शरीर पर घने जानवरों के बाल आ गए। यह उसके लड़ाई वाले रूप, कॉम्बैट स्टेट में आने का तरीका था। वो जीवा का काम पूरी तरह से तमाम करना चाहता था। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर करने के लिए तेरा मरना तय है, बच्चे। विजय सिंह घमंड से मुस्कुराया और उसके पंजों के बीच बर्फीली रोशनी के खौफनाक गोले इकट्ठा होने लगे। जीवा की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि खुशी थी। विजय सिंह ने अपना पूरा ध्यान उसी पर लगा दिया था, जिससे आर्यन को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। भाड़ में जा! विजय सिंह के हाथ में मौजूद बर्फीली रोशनी का गोला पहले ही एक इंसान की ऊंचाई जितना बड़ा हो गया था और उससे निकलने वाली ताकत लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। उसकी आंखें पागलपन वाली खुशी से भरी थीं। लेकिन अगले ही पल एक बहुत ही खौफनाक खतरे के एहसास ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसकी आंखों की खुशी हैरानी में बदल गई। वूश! गुफा के अंदर तलवार की ऊर्जा वाला एक खौफनाक थंडर ड्रैगन अचानक सामने आ गया। ये तलवार की रोशनी सिर्फ आधा जैंग लंबी थी, लेकिन ये बहुत ही घनी, कंडेंस्ड, ताकतवर और एक थंडर ड्रैगन की तरह हावी होने वाली थी, जो सीटी बजाती हुई विजय सिंह की पीठ की तरफ बढ़ रही थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे आर्यन ने फ्लेम एक्सट्रीमिटी एक्सप्लोजन से कुछ बातें सीखकर थंडर ड्रैगन ब्रेक को बेहतर बनाने के बाद समझा था। हालांकि यह थंडर ड्रैगन ब्रेक की तरह चारों तरफ तबाही मचाने वाली नहीं थी, लेकिन एक ही निशाने पर इसका वार और भी ज्यादा खौफनाक था।
जीवा की आंखें हैरानी से भर गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तलवार का इतना खौफनाक वार उसकी उम्र के ही किसी इंसान ने किया है। वो ताकत, ये पक्के तौर पर राजा स्तर तक पहुंच चुकी थी। और इसके ऑरा को देखकर लगता था कि यह बहुत ही मजबूत, स्टेबल था, जो उसकी अपनी राजा स्तर की ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिसे उसने गुप्त तकनीकों के जरिए जबरदस्ती बढ़ाया था। क्या वो भी किसी युद्ध देवता परिवार का वारिस हो सकता है? उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो उसे किसी मौत के मुंह से बचा लिया गया हो। हालांकि विजय सिंह के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। तलवार की रोशनी पल भर में ही उसके करीब आ गई। बस उसके पैनेपन से ही उसके जानवर वाले शरीर को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे काटा जा रहा हो। जल्दबाजी में वो सिर्फ अपने हाथ में मौजूद बर्फीली रोशनी के गोले की दिशा ही बदल सका। हालांकि आर्यन ने पहल इनिशिएटिव कर ली थी। ये जानलेवा वार तो बस एक शुरुआत थी। अपने पीछे मौजूद थंडर विंग्स के धक्के से आर्यन की परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसकी लंबी तलवार, जिसमें एक बेमिसाल और हावी होने वाला दबाव, मोमेंटम था, उसने एक के बाद एक कई वार किए। बूम! वो जानलेवा वार और बर्फीली रोशनी का गोला एक बहुत ही खौफनाक धमाके के साथ आपस में टकराए। उस ताकत के झटके से गुफा बुरी तरह हिल गई, और बचे हुए दरिंदे योद्धा बड़ी मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़े रह पाए। विजय सिंह के शरीर पर तलवार का एक खौफनाक निशान बन गया था, जिससे लगातार खून रिस रहा था। तलवार के इस निशान पर बिजली की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, जिसने उसे लगभग तिरछे रूप में दो टुकड़ों में काट ही दिया था। विजय सिंह ने अपने सामने खड़े आर्यन को घूरा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेवकूफ इंसान, तुम जिस आर्यन को ढूंढ रहे हो, वो मैं ही हूं। आर्यन का लंबा और चौड़ा शरीर हर किसी के सामने आ गया। उसकी तलवार का दबाव बहुत ही हावी होने वाला था, और उसके धीमे से कहे गए शब्दों ने हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। तुम आर्यन हो, तो फिर वो कौन है? विजय सिंह पूरी तरह से हैरान था। बस एक बदकिस्मत इंसान, आर्यन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले ही कहा था कि वो आर्यन नहीं है, लेकिन तुम उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। विजय सिंह तुरंत ही बेइज्जती के मारे गुस्से से भर गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत के बाद वो खुद ही अपनी चाल में फंस जाएगा और इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा। अब बिना किसी तैयारी के पकड़े जाने पर उल्टा आर्यन ने ही उस पर तलवार से घात लगाकर हमला कर दिया था। शिकारी खुद ही शिकार बन गया था, ये बिल्कुल वैसा ही था। अभी अभी हुए उस जानलेवा वार के बारे में सोचकर उसके दिल में अभी भी एक खौफ बाकी था। लानत है जोरावर सिंह पर, क्या तुम इसे उच्च स्तर युद्ध जनरल और चरम युद्ध जनरल के बीच की ताकत कहते हो? अगर यह राजा स्तर की ताकत नहीं है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। विजय सिंह की आंखें चमक उठीं। तुम सब अभी भी वहां क्या खड़े देख रहे हो? सब के सब, हमला करो! वो दहाड़ा, और आसपास मौजूद दरिंदे योद्धा, लड़ाई की मुद्रा कॉम्बैट स्टांसेस में आते हुए, एक साथ आर्यन की तरफ झपटे। वो खुश था कि वो अकेला नहीं आया था और अपने साथ इतने सारे मददगार लाया था, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। विजय सिंह ने आर्यन को ताना मारते हुए देखा और कहा, ए छोटे लड़के, ज्यादा घमंड मत कर। तूने बस घात लगाकर मुझ पर एक वार करने का फायदा उठाया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तू ऐसा दोबारा कर सकता है। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा और खून को घुमाया। उसने कई युद्ध जनरल स्तर के दरिंदे योद्धाओं को आर्यन की तरफ झपटते हुए देखा। आर्यन के ऑरा को देखकर, हालांकि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन वो सिर्फ एक सीमा युद्ध जनरल ही था। अभी अभी एक मध्य स्तर युद्ध राजा के बराबर तलवार का वार कर पाना ही बहुत हैरानी की बात थी। शायद उसने किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसके लिए इतने कम समय में दूसरा वार करना तो पूरी तरह से नामुमकिन था। एक बार मेरी चोटें थोड़ी ठीक हो जाएं, फिर मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। विजय सिंह की आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने दर्द से कराहते हुए अपने शरीर से एक दवाई पोशन की शीशी निकाली और उसे पूरा अपने मुंह में उंडेल लिया। उसकी चोटें तुरंत ही आंखों के सामने ठीक होने लगीं। और जीवा ने भी कई दरिंदे योद्धाओं को आर्यन की तरफ झपटते हुए देखकर मदद करने के इरादे से जमीन से फिर से उठने की पूरी कोशिश की। लेकिन जल्द ही वे दोनों अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। यह इंसान, क्या ये कोई दानव है? मैदान पर आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। उसकी तलवार का दबाव आसमान छू रहा था। शुद्ध ऊर्जा और खून किसी उफनती हुई नदी की तरह दौड़ रहे थे। उसने अपनी लंबी तलवार की नोक आगे की, उसे हल्के से कई बार घुमाया, और फिर तलवार की रोशनी से पूरा आसमान भर गया। थंडर ड्रैगन ब्रेक, थंडर ड्रैगन ब्रेक, थंडर ड्रैगन ब्रेक, थंडर ड्रैगन ब्रेक। तलवार की ऊर्जा वाले लगातार 4 थंडर ड्रैगन, जिनमें से हर एक पहले वाले जानलेवा वार के बराबर था, अचानक सामने आ गए और उन कई दरिंदे योद्धाओं की तरफ लपके।
अगर मैं एक वार नहीं कर सकता तो मैं 4 करूंगा। आर्यन की आंखें जान से मारने के इरादे से भरी थीं। दरिंदे योद्धा मौत के ही लायक हैं। अध्याय 122 युद्ध राजा को दबाना। विजय सिंह की आंखें लगभग बाहर ही आ गई थीं। वो अभी अभी सोच ही रहा था कि आर्यन उस तरह का एक और जानलेवा वार नहीं कर सकता, लेकिन पल भर में ही उसकी सोच बहुत बुरी तरह गलत साबित हो गई। ये सिर्फ एक वार नहीं था, आर्यन ने लगातार 4 वार किए थे। और तो और, उस लड़के के चेहरे को देखकर, जो न तो लाल था और न ही उसकी सांसें फूल रही थीं, ये साफ था कि वो अभी अपनी आखिरी हद से बहुत दूर था। क्या इस लड़के के वारों के बीच कोई समय कूल डाउन पीरियड नहीं लगता? जीवा की आंखें हैरानी से भरी थीं। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि अपनी ही उम्र के किसी दानव जैसे इंसान के सामने होना कैसा होता है। पहले यही एहसास वो हमेशा दूसरों को देता था। उसे अजीब सी जलन महसूस हुई और आखिरकार उसे समझ आ गया कि पहले उसे देखकर दूसरों को कैसा लगता होगा। ये दोनों तो सिर्फ हैरान ही थे, लेकिन दरिंदे योद्धा पूरी तरह से डरे हुए थे। तलवार की ऊर्जा के इस खौफनाक तूफान का सीधे सामना करते हुए हर एक छोटे मोटे गुंडे का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। तलवार की ऊर्जा वाले 4 थंडर ड्रैगन ने पूरी गुफा को पूरी तरह से भर दिया था। रंबल, दरिंदे योद्धा दहाड़े, लेकिन उस खौफनाक तलवार की ऊर्जा के सामने उनका कोई जोर नहीं चला। आर्यन की ऊर्जा की अभी की शुद्धता के साथ, बड़ी गिनती में शुरुआती और मध्य स्तर युद्ध जनरलों, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट वॉर जनरल्स को पल भर में मारने के लिए थंडर ड्रैगन ब्रेक का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक थंडर ड्रैगन ब्रेक और 30% दरिंदे योद्धा खत्म हो गए। एक और 30% और खत्म। दरिंदे योद्धाओं ने डर से भरी दहाड़ें मारी। वे अपने साथियों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़े। आखिरकार कोई आर्यन के पास पहुंच ही गया। इस दरिंदे योद्धा की आंखों में जान से मारने का खूंखार इरादा था। वो अपने दिल के डर को बाहर निकालना चाहता था। उसने आर्यन की गर्दन को देखा, जो उसके कवच से बाहर थी, और उस पर बहुत खूंखार तरीके से अपना पंजा मारा। सिजल, दरिंदे योद्धा की आंखों का वो खौफनाकपन पल भर में ही हैरानी में बदल गया। उसने खून के छींटे उड़ने का जो नजारा सोचा था वो नहीं हुआ। इसके उलट, उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी बहुत ही मजबूत गाय की खाल को पकड़ लिया हो। उस रगड़ ने तो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसके पहने जानवरों वाले पंजे प्लास्टिक के बने हैं। एक मजाकिया आवाज गूंजी, क्या तुम मेरी खुजली मिटा रहे हो? पड़ोस वाले रामू काका में भी तुमसे ज्यादा ताकत है। दरिंदे योद्धा डर के मारे पीला पड़ गया, और फिर उसने अपनी आंखों में एक बहुत बड़े पैर के निशान को तेजी से बड़ा होते देखा। बैंग! आर्यन ने लात मारी और दरिंदे योद्धा के सिर को सीधा उसकी छाती के अंदर धंसा दिया। तुम किसी कांच के खिलौने की तरह क्यों हो? वो बुदबुदाया और एक दूसरे दरिंदे योद्धा की तरफ मुड़ा जो उस पर छुपकर हमला करने वाला था। वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। क्या तुम भी मेरी खुजली मिटाना चाहते हो? दरिंदे योद्धा ने अपना सिर किसी खिलौने वाले ड्रम की तरह हिलाया और लगातार पीछे हटते हुए डर से भरी आवाज में बोला, पास मत आओ, पास मत आओ। तुम दानव हो, तुम एक शैतान हो। आर्यन हंसा और फिर उसने चाबुक जैसी एक लात व्हिप किक मारी। तुरंत ही इस दरिंदे योद्धा के चिथड़े उड़ गए। आर्यन के शरीर की ताकत के सामने उच्च स्तर युद्ध जनरल किसी खिलौने जैसे थे। इन दरिंदे योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने सिर्फ खूंखार जानवरों के खून को खुद में मिलाया था, उनके शरीर की ताकत बहुत ही कमजोर थी। जीवा ने कई बार अपना थूक निगला। धत तेरी की, ये खूंखार इंसान आखिर आया कहां से? उसने शुरुआत में सोचा था कि यह मामला खत्म होने के बाद वो आर्यन के लिए परेशानी खड़ी करेगा और उसे इतना बड़ा बोझ उसके सिर पर डालने के लिए कसूरवार ठहराएगा। लेकिन अब जीवा ने चुपचाप उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। दखल देने के लिए माफी चाहूंगा। ये देखकर कि आर्यन को उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तुरंत शांति से अपनी चोटों को ठीक करने के लिए बैठ गया, ये सोचते हुए कि बाद में दरिंदे योद्धाओं के सरदार से निपटने के लिए वो आर्यन का साथ देगा। एक मध्य स्तर युद्ध राजा, कम से कम उसे थोड़ी इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, है ना? ये सोचकर जीवा पालथी मारकर बैठ गया। जहां तक विजय सिंह की बात है, उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। उसने शुरुआत में सोचा था कि भले ही उसके आदमी आर्यन को न मार पाएं, लेकिन वे कम से कम उसे कुछ चोटें तो पहुंचा ही सकते हैं, या सबसे बुरी हालत में उसे कुछ देर के लिए रोक तो सकते ही हैं। लेकिन अब सिर्फ 1 दर्जन सांसों में ही उसके आदमियों का सफाया हो रहा था, जो कि बहुत खौफनाक था। ये सब के सब किसी काम के नहीं हैं। इंसान की शक्ल वाले एक खूंखार जानवर जैसे उस नौजवान को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कितना खौफनाक शरीर है, धत तेरी की, दरिंदा योद्धा तू है या मैं? हालात को बहुत तेजी से बिगड़ते देखकर आर्यन ने गुफा के दरवाजे को भी घेर लिया था, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने शुरुआत में आर्यन के लिए जो कब्र चुनी थी, वो अब उसके लिए खुद का बिछाया हुआ जाल बन गई थी।
जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया था। यहाँ तक कि एक युद्ध राजा स्तर के ताकतवर इंसान की कम ऊंचाई पर हवा में तैरने की काबिलियत का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। विजय सिंह को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन इस मुकाम पर उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कीमत की परवाह किए बिना पागलों की तरह कई तरह की दवाइयां, पोशंस अपने मुंह में ठूंसने लगा, और उसकी पीठ पर मौजूद खौफनाक खून के निशान और भी तेजी से ठीक होने लगे। अब समय के साथ दौड़ रेस अगेंस्ट टाइम थी। आर्यन को विजय सिंह के ख्यालों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो शायद उन्हें कुछ हद तक समझता था। बस एक सरसरी नजर डालने से ही उसके काम करने की रफ्तार तुरंत और भी तेज हो गई। तलवार की ऊर्जा की लकीरें बाहर निकलीं। गुफा के अंदर दरिंदे योद्धाओं की चीखें गूंजने लगीं। जल्द ही, जैसे ही आखिरी दरिंदे योद्धा का सिर एक ही वार से धड़ से अलग कर दिया गया, वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुछ छिटपुट स्पोरैडिक हल्की चीखें ही कभी कभी सुनाई देती थी। वे ही बचे हुए लोग थे जिन्हें आर्यन ने जानबूझकर छोड़ दिया था। आर्यन ने अपनी नजरें विजय सिंह की तरफ घुमाई और शांत लहजे में बोला, जोरावर सिंह ने तुम्हें भेजा है। वो खुद क्यों नहीं आया? हाँ, अगर हुजूर जोरावर सिंह लाल लबादे वाले बुजुर्ग रेड रोब एल्डर के पद पर पहुंचने वाले न होते तो तुम्हें यहाँ इतना घमंड दिखाने का मौका नहीं मिलता। ये जानकारी देते हुए विजय सिंह की आंखें चमक उठीं। आर्यन हैरान रह गया। उसने पहले सुना था कि सिकंदर त्सिकोंग यांग की तलवार से जोरावर सिंह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अब युद्ध सम्राट वो एम्परर बनने वाला है। लेकिन वो तुरंत शांत हो गया। क्या वो उससे तेज हो सकता है? क्या हुआ अगर तुम युद्ध सम्राट बन जाओ? मुझे थोड़ा और समय दो, और अगर तुम युद्ध देवता भी बन गए तो भी मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसने विजय सिंह को देखा, उसकी छोटी मोटी हरकतों पर नजर रखी, और मुस्कुराते हुए बोला, समय बिताना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। आर्यन की आंखें रूह कंपा देने वाले इरादे से भरी थीं। अगले ही पल, उसके पीछे मौजूद थंडर विंग्स चमके, और पलक झपकते ही उसने दर्जनों फीट की दूरी तय कर ली, और अपनी जगह से गायब हो गया। विजय सिंह के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। उसे महसूस हुआ कि एक बहुत ही खौफनाक खतरे ने उसे घेर लिया है। आर्यन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। इस पल, उसकी हालत सिर्फ 80% ही ठीक हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे मजबूरन लड़ना ही पड़ा। दहाड़, विजय सिंह, अपने भालू जैसे सिर के साथ, दहाड़ा, और अपनी बहुत ही पैनी, जानवरों जैसी समझ इंट्यूशन के दम पर, उसने अपनी बाईं तरफ एक मुक्का मारा। भालू का पंजा युद्ध की तलवार से जा टकराया। तुरंत ही, अनगिनत चिंगारियां उड़ी। विजय सिंह को एक बहुत ही ताकतवर हमले का एहसास हुआ, और उसकी आंखें पूरी तरह से हैरानी से भर गईं। उसे यह पता होना चाहिए था कि उसने भालू जानवर के खून को खुद में मिलाया था, जो पैदाइशी तौर पर ताकत के मामले में बहुत माहिर था, लेकिन अब आर्यन के साथ टक्कर में वो ताकत के मामले में सच में कमजोर पड़ रहा था। वो हैरान कैसे न होता। आर्यन की आंखें उफनते हुए लड़ाई के जज्बे से भरी थीं। नवचक्र देव दानव शरीर से मिले ताकतवर शरीर ने उसके युद्ध राजा स्तर की शुद्ध ऊर्जा के साथ मिलकर उसकी ताकत को आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। वो सच में एक मध्य स्तर युद्ध राजा को दबा रहा था। एक के बाद एक वार से आर्यन की ऊर्जा पूरी तरह से उबलने लगी, और उसका शरीर किसी दानव देवता की तरह खून जैसी लाल रोशनी की एक परत से घिर गया। बूम! लंबी तलवार से बिजली और कड़कड़ाहट फूट पड़ी, जिसने खूंखार तरीके से विजय सिंह का खून निकाल दिया। एक आसमान छूते हुए तलवार के दबाव ने उसके शरीर को चीर दिया। वो लगातार विजय सिंह के शरीर को दबा और फाड़ रहा था। अभी, आर्यन की तलवार का दबाव और भी आगे बढ़ चुका था, जो लगभग पूरी कामयाबी परफेक्शन तक पहुंच गया था। उसके नियंत्रण के स्तर वाली लड़ने की कलाएं भी लगातार गहरी होती जा रही थीं, और लगातार अगले स्तर की तरफ बढ़ रही थीं। इन सभी चीजों के मिलने से आर्यन की आम ताकत भी बहुत ही खौफनाक हो गई थी। विजय सिंह का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था, और वो जितना लड़ रहा था उतना ही हैरान होता जा रहा था। पहले, उसे थोड़ा यकीन नहीं था। वो सोच रहा था कि वो सिर्फ इसलिए इतना पीछे पड़ गया था क्योंकि आर्यन ने उस पर तलवार से घात लगाकर हमला किया था। लेकिन अब, वो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत में भी होता, तो भी वो अपने सामने मौजूद उस दानव जैसे नौजवान से दब ही जाता। ज्यादा से ज्यादा, उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। ऐसी ताकत, और तुम मुझे बताते हो कि उसकी ताकत सिर्फ उच्च स्तर युद्ध जनरल के बराबर है। लानत है जोरावर सिंह पर, अपने हुजूर को इस तरह फंसाने के लिए। बस तू इंतजार कर। विजय सिंह गुस्से में पागल हो रहा था। आर्यन के हमलों का सामना करते हुए वो चुपचाप गुफा के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। वो पहले ही पीछे हटने रिट्रीट का फैसला कर चुका था। अध्याय 123 एक सुखद हैरानी। लेकिन आर्यन जाहिर तौर पर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। भागना चाहते हो? नामुमकिन।
वो मुस्कुराया, उसकी परछाई तेजी से आगे बढ़ी और उसके बाएं हाथ से एक मुक्का निकला, जिससे तुरंत एक खौफनाक लाल आग वाले मुक्के का निशान उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जैसे आर्यन की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, खास तौर पर उसकी रूह में एक और शानदार बदलाव आने के बाद, पूरी कामयाबी वाली बी श्रेणी लड़ने की कला का जानलेवा वार अब उसके लिए एक आम हमले का तरीका बन चुका था। विजय सिंह का शरीर पल भर में ही अकड़ गया, मानो वो किसी दलदल में फंस गया हो। वो वैसे भी रफ्तार के मामले में अच्छा नहीं था, और ऊपर से तलवार के दबाव और उस भारी मुक्के के निशान ने उसे दोहरे रूप से जकड़ लिया था, जिससे वो आर्यन के सामने किसी कछुए की तरह रेंगने लगा। वूश! आर्यन ने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी बहुत ही पैनी थी, जो बिल्कुल अचूक निशाने के साथ उसकी पीठ पर मौजूद खून के निशान को चीरती हुई निकल गई। पफ्ट! तुरंत ही खून किसी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। वो चोट जिससे बड़ी मुश्किल से खून बहना बंद हुआ था, वो फिर से ताज़ा हो गई। चाबुक जैसी एक और लात ने विजय सिंह को लड़खड़ाते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी सख्त हड्डियां लगभग टूटने ही वाली थीं। जीवा बहुत पहले से ही सन खड़ा था। वो अपनी जिंदगी पर ही शक करने लगा था। उसकी ही उम्र का एक नौजवान सच में एक युद्ध राजा दरिंदे योद्धा को इस तरह पीट रहा था, और वो भी एक मध्य स्तर युद्ध राजा को। उसने अपनी आंखें बार बार रगड़ी। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन कभी कभी गूंजने वाली जानवरों की दहाड़ और उसके पैरों की चोटें उसे साफ याद दिला रही थी कि यह सब सच था। जीवा को थोड़ी झुंझलाहट हुई, और वो जो अभी अभी खड़ा हुआ था, वापस बैठ गया। इस तरह देखा जाए तो उसे आगे जाकर मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर वो वहां गया तो वो शायद उनके रास्ते की रुकावट ही बनेगा। इस नौजवान का क्या रुतबा है? मैं दक्षिण के लगभग सभी युद्ध देवता परिवारों को जानता हूं, और वहां ऐसा कोई इंसान नहीं है। क्या वो किसी गुप्त वारिस में से हो सकता है? जीवा ने ठंडी सांस ली। वो अपने ही अंदाजे से हैरान था। युद्ध देवता से ऊपर के वजूदों के बीच मानो कोई समझौता था। वे शायद ही कभी खुद कोई कदम उठाते थे, बस कभी कभी उनके वारिस ही सामने आते थे। लेकिन उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाया। वो ऐसा नहीं लगता। क्या वो उन खास शरीर वालों में से एक हो सकता है जिन्हें संघ चुपचाप ट्रेनिंग दे रहा है? बहुत मुमकिन है। इस इंसान की ऊर्जा और खून भले ही मुझसे थोड़े कम हो, लेकिन ये इतनी खौफनाक ताकत निकाल सकता है। इसकी शुद्धता बहुत ज्यादा होगी। ये पक्के तौर पर ऊर्जा और खून वाला एक खास शरीर है। जीवा को अपने अंदाजे पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। उसने मैदान पर हो रही लड़ाई को ध्यान से देखा। इस पल आर्यन ने एक मून स्लेइंग लेग का वार किया, जिसमें एक ऐसा दबाव था मानो वो हर चीज को काट देगा, जो खूंखार तरीके से विजय सिंह की आंखों की तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर अभी अभी अपना संतुलन खो चुका था, और इस नज़ारे को देखकर वो पल भर में ही डर से कांप उठा। उसके खून में मौजूद बर्फीली ताकत पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी, और एक राजा स्तर के खूंखार जानवर से मिली बर्फीली पैदाइशी जादुई ताकत ने तेजी से इकट्ठा होकर उसके सामने एक ढाल बना ली। बैंग! मून स्लेइंग लेग और वो बर्फीली ढाल आपस में टकराए, और दोनों एक साथ चकनाचूर हो गए। आर्यन का असली जानलेवा वार फिर से सामने आ गया। एक अचूक तलवार का वार, जिसमें खूंखार बिजली थी। वो हर चीज को चीरता हुआ निकला, और उसने बहुत ही बेरहमी से विजय सिंह की आंखों को अंधा कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खून से लथपथ हो गईं, जो बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। विजय सिंह ने दर्द से एक आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। उसे खतरे का एक और भी ज्यादा खौफनाक एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी समझ को आर्यन ने धुंधला कर दिया था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा कहां से आ रहा है। उसने एक के बाद एक अपने पंजे मारे। खौफनाक बर्फीले मुक्के की ऊर्जा सीटी बजाती हुई हर तरफ कहर बरपा रही थी, जिससे जीवा लगभग घायल ही होने वाला था, और उसे जल्दी से उस लड़ाई के मैदान के किनारे से भागना पड़ा। विजय सिंह को पागलों की तरह भड़कते देखकर आर्यन के रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। एक और अचूक तलवार का वार। तलवार की रोशनी बहुत ही घनी थी। खौफनाक बिजली पल भर में ही खिल उठी। विजय सिंह की दहाड़ अचानक रुक गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा भालू का सिर हवा में ऊंचा उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो तलवार के सिर्फ एक वार से ही धड़ से अलग कर दिया गया था। बैंग! वो लंबा चौड़ा बिना सिर का शरीर जमीन पर आ गिरा, जिससे एक भारी सी आवाज हुई। आर्यन की आंखें खुशी से भर गईं। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। 10,000 जानवरों के दूत, जो कभी उसकी पहुंच से बहुत ऊपर हुआ करते थे, अब उसकी तलवार के नीचे अपनी जान गंवा चुके थे। और तो और, यह उसकी पूरी ताकत नहीं थी। आर्यन को अब और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि अगर उसने अपने सभी हुक्म के इक्कों का इस्तेमाल किया, तो वो एक उच्च स्तर युद्ध राजा को भी मार सकता है। रंबल! इस पल आसमान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार आ रही थीं। दो राजा स्तर के ताकतवर इंसानों के बीच की लड़ाई कितनी खौफनाक हो सकती है।
ये बहुत ही सख्त गुफा सच में ढह रही थी। आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए। अगर यह ढह गई और वो इसके अंदर दफन हो गया तो उसका देव दानव शरीर भी इसे नहीं सह पाएगा। वो तुरंत जीवा की तरफ देखकर दहाड़ा, क्या तुम चल सकते हो? अगर चल सकते हो तो पहले यहां से निकलो। जीवा ने तेजी से अपना सिर हिलाया और उसकी परछाई तुरंत बाहर की तरफ भाग गई। जहां तक आर्यन की बात है, वो सीधा उस 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की तरफ बढ़ा। यही तो इस यात्रा का असली मकसद था। अगर वो इसे हासिल नहीं कर पाया तो उसका यहाँ आना बेकार हो जाएगा, और अपनी रफ्तार के साथ उसके पास बहुत समय था। बूम! बहुत भारी और सख्त पत्थर नीचे गिर रहे थे और आर्यन बहुत ही महारत के साथ उनसे बच रहा था। उसके ठीक बगल में तुरंत ही एक खौफनाक गड्ढा बन गया। आर्यन ने चट्टान पर मौजूद उस गहरे बैंगनी रंग के 3 पत्तियों वाले फूल को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। अचानक उसके मुंह से एक हल्की सी हैरानी भरी आवाज निकली और उसकी आंखों में एक और भी ज्यादा सुखद हैरानी चमक उठी। ढह चुकी पत्थर की दीवार के पीछे बिल्कुल वैसे ही 2 और 3 पत्तियों वाले फूल चमकीले रूप में लहरा रहे थे। पूरे 3 पत्तियों वाले सर्प फूल। बाकी दोनों साथी फूल उस मोटी पत्थर की दीवार के अंदर छुपे हुए थे, जो पहले बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए थे। मुझे विजय सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर हमने इतनी बड़ी लड़ाई न लड़ी होती तो मैं मुफ्त में ही इस खजाने को खो देता। आर्यन जोर से हंसा। उसने जल्दी से उन 3 पत्तियों वाले सर्प फूलों को तोड़ा और बहुत ही सावधानी से उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया। बूम! लगातार बढ़ रहे झटकों ने आर्यन को अपनी मुस्कान रोकने पर मजबूर कर दिया। अब जाने का समय आ गया है, वरना अगर मैं सच में जमीन के नीचे दफन हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आर्यन ने जल्दी से अपने आसपास देखा, लापरवाही से उस एक बचे हुए दरिंदे योद्धा को उठाया जिसे उसने जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, और फिर अपनी चलने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ भाग गया। गुफा के बाहर जीवा बहुत ही बेचैनी से अंदर की तरफ देख रहा था। यह इंसान क्या कर रहा है? यह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कहीं वो सच में वहीं दफन तो नहीं होने वाला? हालांकि उसने आर्यन के हिस्से की मुसीबत अपने सिर ले ली थी, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये बस एक इत्तेफाक था। अगर वो सच में हिसाब लगाता तो आर्यन अभी भी उसकी जान बचाने वाला इंसान था। जीवा कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे सही और गलत में फर्क न पता हो। जैसे ही वो बेचैन हो रहा था, आर्यन की परछाई आखिरकार बाहर आ गई। जीवा ने राहत की सांस ली और फिर से अपना वो बेपरवाह और ठंडा अंदाज ओढ़ लिया, मानो वो अभी अभी बेचैन होने वाला इंसान था ही नहीं। आर्यन मन ही मन हंसा। उसकी रूह की समझ ने दूर से ही सब कुछ साफ साफ देख लिया था, और उसे तुरंत ही जीवा के लिए थोड़ी और भी ज्यादा अच्छी भावना महसूस हुई। ये नौजवान थोड़ा अनाड़ी जरूर था, लेकिन वो कोई बुरा इंसान नहीं था। वे दोनों कुछ बोलने ही वाले थे। तभी उन्हें एक बहुत ही खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनके सामने वाली गुफा बहुत ही खौफनाक रफ्तार से ढह रही थी, और पल भर में ही वो पूरी तरह से एक बंद रास्ते में बदल गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों को ही मौत के मुंह से बचने का एहसास हो रहा था। अगर वे इसके अंदर दफन हो जाते तो एक युद्ध राजा स्तर का ताकतवर इंसान भी कुचलकर मारा जाता। मेरा नाम जीवा है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कुछ पल की शांति के बाद जीवा ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने चुपके से आर्यन को सिर से पैर तक देखा, और उसे एहसास हुआ कि यह खूंखार नौजवान, जो इंसान की शक्ल में किसी खूंखार जानवर जैसा था, वो खुद उससे भी ज्यादा हैंडसम था। उसे तुरंत ही एक और करारा झटका लगा। आर्यन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वैसे देखा जाए तो तुम भी मेरी वजह से ही इस मुसीबत में फंसे थे। मेरा नाम आर्यन है। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। चलो बात करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। आसमान फाड़ देने वाले इस हंगामे से पक्के तौर पर बहुत सारे खूंखार जानवर इस तरफ खींचे चले आएंगे, और हो सकता है कि वहां राजा स्तर के खूंखार जानवर भी हों। अब जब उसे अभी अभी 3 पत्तियों वाला सर्प फूल मिल गया था, तो आर्यन की अभी और लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। उन दोनों ने एक दूसरी गुफा ढूंढी और उसके अंदर चले गए। अंदर मौजूद खूंखार जानवरों को आसानी से निपटाने के बाद उन्होंने इसे कुछ समय के लिए अपना ठिकाना बना लिया। इसे थोड़ी दवाई पिलाने में मेरी मदद करो, इसे मरने मत देना। मुझे बाद में इससे कुछ पूछना है। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े उस दरिंदे योद्धा को जीवा की तरफ उछाल दिया। फिर वो गुफा की गहराई में गया और पालथी मारकर बैठ गया। पूरे 3 पत्तियों वाले सर्प फूल, वो पूरी तरह से बेताब हो रहा था। अध्याय 124, सिस्टम, क्या यह मेरा खास शरीर है? उसने शुरुआत में सोचा था कि वहां सिर्फ एक 3 पत्तियों वाला सर्प फूल 3 लीफ सर्पेंट बर्थ फ्लावर है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां अब 3 फूल होंगे। इस अचानक मिली खुशी ने आर्यन को बेताब कर दिया। ये तो सबको पता होना चाहिए।
तीन पत्तियों वाला सर्प फूल न सिर्फ युद्ध जनरल व जनरल लेवल स्तर के ताकतवर इंसानों को एक छोटा स्तर स्मॉल रेल्म पार करने में मदद कर सकता है, बल्कि उनके शरीर को भी थोड़ा सा बेहतर बना सकता है। ये भी श्रेणी के खजानों में भी एक बहुत ही नायाब रेड खजाना है, और कुछ मायनों में ये कुछ श्रेणी के खजानों की बराबरी भी कर सकता है। जब तक वो इन तीन पत्तियों वाले सर्प फूलों को सोख लेता है, तो न सिर्फ उसका शरीर बेहतर होगा, बल्कि वो एक सीमा युद्ध जनरल लिमिट व जनरल के चरम पीक तक भी पहुंच सकेगा। भला आर्यन इससे कैसे न ललचाता। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने हालात को ठीक करना शुरू कर दिया। जाहिर है, उसे जीवा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। हालांकि उसकी रूह की ताकत एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा थी, और तीन पत्तियों वाले सर्प फूल को सोखते समय भी वो जीवा की हर छोटी मोटी हरकत पर नजर रख सकता था। अगर जीवा ने कोई भी अजीब हरकत की, तो वो तुरंत उसे भांप लेगा और जाग जाएगा। इसमें कोई खतरा नहीं होगा। ये जीवा के लिए भी एक छोटा सा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या वो भरोसे के लायक है। और जीवा, जो एक तरफ था, उस दरिंदे योद्धा बीस्ट वॉरियर को संभालने के बाद उसने देखा कि आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने तीन पत्तियों वाले सर्प फूल को सोखना शुरू कर दिया है, और वो थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। यह इंसान, ये सच में मुझ पर इतना भरोसा करता है। ये सोचकर उसने आर्यन को 3 गहरे बैंगनी रंग के फूलों को अपने मुंह में ठूंसते हुए देखा। हे भगवान, एक साथ 3 निगल रहा है, क्या इसे खुद के फटने का डर नहीं है? जीवा ने मन ही मन ठंडी सांस ली। वो थोड़ा हैरान था। अगर वो होता, तो शायद उसे एक बार में एक ही पत्ती खानी पड़ती। हालांकि जैसे ही उसे आर्यन के किसी खूंखार जानवर जैसे मजबूत शरीर की याद आई, उसे राहत महसूस हुई। सिर्फ ऐसा संकी इंसान ही यह करने की हिम्मत कर सकता था। उसने अपने दिल की ईर्ष्या को दूर किया और अपने सामने वाले दरिंदे योद्धा से निपटने और अपनी चोटों को ठीक करने में लग गया। हालांकि 3 पत्तियों वाला सर्प फूल बहुत कीमती था, लेकिन वो एक युद्ध देवता परिवार व गॉड फैमिली में पैदा हुआ था और उसने हर तरह के खजाने देखे थे। हालांकि उसका मन ललचा रहा था, लेकिन वो अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। जैसे ही आर्यन ने खजाना निगला, उसे सर्प फूल अपने मुंह में पिघलता हुआ महसूस हुआ, जो पल भर में ही एक मीठे रस में बदल गया। उसकी ताकतवर रूह को यह महसूस होने के बाद कि जीवा ने कोई हरकत नहीं की है, आर्यन की नज़रों में जीवा की इज्जत तुरंत एक और स्तर बढ़ गई। वो शांत हो गया। उसने सर्प फूल को, जो रस में बदल चुका था, एक ही घूंट में निगल लिया। पल भर में उसके शरीर के अंदर एक खौफनाक ऊर्जा फूट पड़ी। 3 फूलों का मतलब था पूरे 3000 कैलोरी ऊर्जा, या उससे भी ज्यादा। सिर्फ आर्यन ही इतनी विशाल ऊर्जा को पल भर में अपने शरीर में बहने देने की हिम्मत कर सकता था। नवचक्र देव दानव शरीर 9 रेवोल्यूशंस डिवाइन डेमन बॉडी का अभ्यास करने के बाद न सिर्फ उसका बाहरी शरीर बहुत ताकतवर हो गया था, बल्कि उसके अंदरूनी अंग भी बहुत मजबूत हो गए थे। ये पुरानी लड़ने की कला यकीनन बहुत ही बेमिसाल थी और इसका इतिहास बहुत ही अजीब था। यह शायद देवराज की सोच से भी कहीं आगे की चीज थी। आर्यन ने इस विशाल ऊर्जा को सोखने पर अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। यह ऊर्जा बहुत ही शुद्ध थी और इसे सोखना बहुत आसान था, उस ऊर्जा के तरल पदार्थ एनर्जी लिक्विड से कहीं बेहतर जो वो हमेशा लेता था। शुरुआत में अपनी नसों के सूजने के दर्द को छोड़कर वो अपनी ऊर्जा और खून ची एंड ब्लड की तेजी से बढ़ती हुई तरक्की की खुशी में पूरी तरह से डूब गया था। रंबल, उसकी नसों के अंदर विशाल ऊर्जा और खून लगातार उफन रहे थे, जो किसी बहुत बड़ी नदी जैसी आवाज कर रहे थे। इससे पास में मौजूद जीवा को भी थोड़ी घबराहट होने लगी। वो आर्यन के ऑरा को एक खौफनाक रफ्तार से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। बस कुछ ही पलों में उसकी ऊर्जा और खून की मात्रा उसकी अपनी मात्रा को पार कर चुकी थी। यह इंसान, ये कुछ ज्यादा ही संकी है। आर्यन के ऊर्जा सोखने की रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी, और साथ ही एक रहस्यमयी ऊर्जा भी आर्यन के शरीर में बहने लगी। वो मन ही मन बहुत खुश था। क्या इसी वजह से 3 पत्तियों वाला सर्प फूल किसी के शरीर को बेहतर बना सकता है? आर्यन ने सावधानी से उन ऊर्जाओं को अपने शरीर में फैलने का रास्ता दिखाया। उसे अपनी काबिलियत एप्टीट्यूड के बेहतर होने की उम्मीद थी। 10,000 गुना वृद्धि 10,000 फोल्ड एम्प्लीफिकेशन वाले सिस्टम के साथ, भले ही उसका शरीर सिर्फ 1 या 2 दहाई टेंस हिस्सा ही बेहतर हो, फिर भी इसका असर बहुत ही खौफनाक होगा। हालांकि जैसे जैसे और ज्यादा रहस्यमयी ऊर्जा अंदर आने लगी, वो बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी काबिलियत बेहतर नहीं हुई है? क्या ये सुधार इतना छोटा है कि मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? आर्यन हैरान और उलझन में था, और उसने 3 पत्तियों वाले सर्प फूल की ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने के बाद फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने ख्यालों को इकट्ठा किया। आर्यन ने अपना पूरा ध्यान लगाया।
पूरी गुफा पल भर में ही बहुत शांत हो गई। दोनों ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया, एक ने अभ्यास पर ध्यान लगाया और दूसरे ने अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक किया। 15 मिनट बाद, बूम, मानो कोई न सुनाई देने वाली दहाड़ गूंजी हो। जीवा ने अपनी आंखें खोली और आर्यन की तरफ देखा। उसने देखा कि आर्यन ने भी उसी समय अपनी आंखें खोली हैं, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसने अपने शरीर में खूंखार ऊर्जा और खून को महसूस किया, जो पहले ही एक सीमा युद्ध जनरल के चरम तक पहुंच चुका था, पूरे 9000 से ज्यादा कैलोरी ऊर्जा और खून। वो युद्ध राजा के स्तर को पार करने की रुकावट, बॉटलनेक को छूने से सिर्फ कुछ 100 कैलोरी ऊर्जा और खून ही दूर था। उस समय, जब तक ताकत वाले कणों का गाढ़ापन, एट्रीब्यूट पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन, सही स्तर तक पहुंच जाएगा, आर्यन उस रुकावट को पार करना शुरू कर सकता था। ऐसा होने पर भी, आर्यन की ताकत फिर से बढ़ गई। अब उसे 100% यकीन था कि वो एक उच्च स्तर युद्ध राजा, एडवांस वॉकिंग को मार सकता है। लेकिन जल्द ही, वो अपनी ऊर्जा और खून के अभ्यास के बढ़ने की खुशी से बाहर आ गया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि उसने पाया कि उसकी काबिलियत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आर्यन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और जीवा की हैरान नजरों के सामने, उसने गाइडिंग टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने गाइडिंग तकनीक का पूरा सेट नहीं किया, सिर्फ कुछ शुरुआती हरकतें की और फिर तुरंत रुक गया, जिससे जीवा थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या यह अभ्यास का कोई नया तरीका हो सकता है? फिर उसने आर्यन को अपनी आंखें खोलते देखा, उसका चेहरा थोड़ा भयानक लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरी काबिलियत इतनी खराब है कि 3 पत्तियों वाले सर्प फूल के स्तर का खजाना भी इसे बदल नहीं सकता, या फिर कोई भी खजाना मेरी काबिलियत को बदल ही नहीं सकता? अगर यह पहली बात थी, तो आर्यन राहत की सांस ले सकता था, क्योंकि मुश्किल तो थी लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। अगर ये दूसरी बात थी, उसके दिल में उदासी की एक झलक कौंध गई, जिसका मतलब था कि उसका टैलेंट अब हमेशा के लिए उतना ही रहेगा। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी। बेशक, वो अब अपनी उम्र के सभी लोगों को बहुत पीछे छोड़ने के लिए 10,000 गुना वृद्धि वाले सिस्टम पर भरोसा कर सकता था, लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में उसका सामना और भी ज्यादा खौफनाक जीनियस लोगों से हो जाए? क्या तब भी 10,000 गुना वृद्धि वाला सिस्टम उतना ही ताकतवर रहेगा? आर्यन को शक था। हालांकि यह बिना बात के चिंता करने जैसा लग रहा था, लेकिन उसे हमेशा आगे की सोचने की आदत थी। उसने शुरुआत में सोचा था कि अपनी ताकत के मजबूत होने के बाद, वो अपनी काबिलियत को बेहतर करेगा, और 10,000 गुना वृद्धि के साथ इन दोनों के मिलने से उसके बढ़ने की रफ्तार एक बहुत ही खौफनाक स्तर तक पहुंच जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब वो खुद अपने हाथों से अपनी दुनिया, एंसेस्ट्रल स्टार में खूंखार जानवरों के कहर को खत्म कर सकेगा, और उसके बाद ही वो अपने माता पिता और अपनी मौसी को ढूंढने के लायक बन पाएगा। लेकिन अब, सच्चाई ने पक्के तौर पर उसे एक बहुत बड़ा झटका दिया था। 10,000 गुना वृद्धि अभी के लिए तो काफी थी, लेकिन भविष्य में ये काफी नहीं भी हो सकती थी। सिस्टम, आर्यन ने झिझकते हुए आवाज लगाए। उसके तुरंत बाद, सिस्टम की वो जानी पहचानी मशीनी आवाज गूंजी, जिसने धीरे धीरे आर्यन को राहत दी। मालिक होस्ट कृपया बेफिक्र रहें। सिस्टम के जुड़ने की वजह से, मालिक की काबिलियत हमेशा के लिए तय परमानेंटली फिक्स्ड हो गई है, लेकिन सिस्टम की वृद्धि का गुना, एम्प्लीफिकेशन मल्टीप्लायर, तय नहीं है। जब मालिक की ताकत एक खास मुकाम तक पहुंच जाएगी, तो ये सिस्टम 1 लाख गुना वृद्धि, 10 लाख गुना वृद्धि, और यहां तक कि 1 करोड़ गुना वृद्धि तक भी बढ़ जाएगा। हिस, 1 करोड़ गुना वृद्धि। आर्यन ने मन ही मन ठंडी सांस ली। फिर वो निशब्द होकर बोला, तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे बिना बात के ही डरा दिया था। मशीनी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मालिक ने पूछा ही नहीं था। आर्यन, ठीक है, तुम सिस्टम हो, तुम सही हो। फिर उसकी आंखों में खुशी छा गई। इस तरह तो, उसकी चिंताएं पूरी तरह से बेकार थीं। एक तरह से देखा जाए तो, क्या सिस्टम ही उसका खास शरीर नहीं था? अचानक, आर्यन जम गया। वो थोड़ा हैरान था। क्या सिस्टम सच में मेरा खास शरीर हो सकता है? उसने इस बात पर सोचा, और फिर अपना सिर हिलाया। अगर यह सच में उसका खास शरीर था, तो फिर यह एक सिस्टम में कैसे बदल गया? इसके बीच पक्का कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में वो नहीं जानता था। जाहिर है, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिनके बारे में वो अभी सोच सकता था। अभी के लिए, उसे बस कड़ी मेहनत करने और अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत थी। उसने चुपचाप इस ख्याल को अपने दिमाग में रख लिया। आर्यन खड़ा हुआ और जीवा की तरफ चला। सही मायनों में, वो जीवा के बगल में पड़े दरिंदे योद्धा की तरफ चला। उसे कुछ जानकारी चाहिए थी, जोरावर सिंह के बारे में, और खुद इन दरिंदे योद्धाओं के बारे में। अध्याय 125, हैरान जीवा। जल्द ही, वो दरिंदा योद्धा, बीस्ट वॉरियर, पागलों की तरह चीखने लगा, जिससे जीवा, जीश्वान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, और आर्यन की तरफ देखने का उसका नजरिया थोड़ा अजीब हो गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन किसी से सच उगलवाने के तरीकों इंटेरोगेशन टेक्निक्स में भी माहिर होगा। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। आर्यन के पास 10,000 गुना वृद्धि 10,000 टाइम्स एम्पलीफिकेशन वाला सिस्टम था, इसलिए वो हर चीज बहुत तेजी से सीख लेता था। इसलिए अभ्यास करने के अलावा उसने कुछ छोटे मोटे और काम के तरीके भी सीख लिए थे, इस सोच के साथ कि शायद कभी इनकी जरूरत पड़ जाए। उस दरिंदे योद्धा को देखकर, जिसकी सांसें बस उखड़ने ही वाली थीं, आर्यन ने जबरदस्ती उसके मुंह में खून बढ़ाने वाली एक दवाई पोशन ठूंस दी ताकि वो जिंदा रहे। ये दरिंदा योद्धा बाद में भी काम आएगा। इस पल उस दरिंदे योद्धा की आंखें डर से भरी थीं और वो आर्यन को इस तरह देख रहा था मानो वो इंसानी रूप में किसी शैतान को देख रहा हो। आर्यन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उस जानकारी के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी अभी दरिंदे योद्धा से निकलवाई थी। सबसे पहले जोरावर सिंह चाओलियान के बारे में जानकारी थी। इस इंसान के हिसाब से जोरावर सिंह 10,000 जानवरों के दूतों 10,000 बीस्ट्स एंड वॉयज में सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, जिसकी ताकत लगभग प्रशिक्षक गरिमा के बराबर होगी। अगर वो 10,000 जानवरों के खून के कुंड में नहाने बैप्टिज्म न जाने वाला होता, तो जोरावर सिंह खुद उसे मारने आया होता। ये सोचकर आर्यन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने विक्रम जैंग शाओशन को भड़काकर उसके अच्छे भाई को अपाहिज करवा दिया था, और अब वो उसे जान से मारने के लिए इतनी दूर तक आ गया था। क्या उसे सच में लगता था कि उसे दबाना इतना आसान है? जोरावर सिंह, ये बात याद रखना। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम युद्ध सम्राट वॉर एम्परर बनने वाले हो, तो तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो। अगर तुमने अगली बार आने की हिम्मत की, तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। आर्यन का दिल जान से मारने के इरादे से भरा हुआ था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वो दिन दूर नहीं था जब वो युद्ध राजा बैटल किंग के स्तर तक पहुंच जाएगा, और एक बार जब वो कुछ और छोटे स्तरों को पार कर लेगा, तो एक युद्ध सम्राट को मारना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जहां तक अभी की बात है, मैं कम से कम कुछ ब्याज तो वसूल ही लूंगा। आर्यन ने जमीन पर पड़े उस अधमरे दरिंदे योद्धा की तरफ एक नजर डाली, फिर जीवा की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, कुछ बड़ा करने का इरादा है? जीवा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आर्यन के सच उगलवाने के तरीके को पास से बहुत अच्छी तरह देखा था, और उसे कुछ कुछ आर्यन का मतलब समझ आ रहा था। वो अपना मुंह खुला का खुला रखने से खुद को नहीं रोक पाया और बोला, तुम्हारा मतलब है? आर्यन खौफनाक तरीके से मुस्कुराया। बिल्कुल सही। कैसा रहेगा अगर हम 10,000 जानवरों के कबीले मिरियड बीस्ट सेक्ट की इस शाखा ब्रांच को ही उड़ा दें? जीवा की आंखें हैरानी से भर गईं, और आर्यन की तरफ देखने वाली उसकी नजरें धीरे धीरे सुनना पड़ने लगीं। उसने अभी अभी पास से सब कुछ साफ सुना था। 10,000 जानवरों के कबीले की इस शाखा में 2 युद्ध राजा थे, एक उच्च स्तर युद्ध राजा एडवांस वॉकिंग और एक मध्य स्तर युद्ध राजा इंटरमीडिएट बैटल किंग। इसके अलावा वहां सैकड़ों युद्ध जनरल व जनरल लेवल स्तर के दरिंदे योद्धा भी थे। सिर्फ वे दोनों 2 युद्ध जनरल स्तर के लोग। क्या ये खुद मौत के मुंह में जाने जैसा नहीं था? जीवा ने मुश्किल से अपना थूक निगला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़े नौजवान में इतनी हिम्मत है। आखिर उसके पास इतना भरोसा आ कहां से रहा था? क्या हुआ, डर गए? आर्यन ने अपना सिर हल्का सा तिरछा किया, और उसकी भरोसे से भरी आंखों ने तुरंत जीवा के दिल को झकझोर कर रख दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सच में पागल होना चाहता था। उसका दिमाग कह रहा था कि ऐसा करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी छाती में खून खौल रहा हो, जो लड़ने की उसकी चाहत को बयां कर रहा था। क्या बस किसी को छुपकर तुम पर हमला करने दोगे और डरपोकों की तरह अधमरा होने दोगे? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? आर्यन हंसा। ये सुनकर जीवा का दिमाग तुरंत फट पड़ा, और अभी अभी हुए वो नज़ारे धीरे धीरे उसके दिल में उमड़ने लगे। विजय सिंह का वो मजाक उड़ाना, हर बार जब उसने बेबसी में खून की उल्टी की थी, वो सब उसके दिमाग में छाने लगा। इस पल वो अब और खुद को रोक नहीं पाया। एक अमीर और ताकतवर परिवार में पैदा होने की वजह से उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी। क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकता था? वो नहीं कर सकता था। जीवा झटके से खड़ा हो गया। धत तेरी की, मैं तैयार हूं। आर्यन, मुझे बताओ, हमें उन्हें कैसे उड़ाना है? इस पल जीवा ने पूरी तरह से आर्यन को अपना लीडर मान लिया था। सिर्फ इस हिम्मत ने, हजारों दुश्मनों के सामने भी आगे बढ़ने की इस हिम्मत ने, उसे आर्यन की इज्जत करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन जोर से हंसा। बहुत बढ़िया, हम कोई खास तरीका नहीं अपनाएंगे, हम सीधा उन पर हमला करेंगे। उनका उच्च स्तर युद्ध राजा मेरा है। तुम्हें बस मध्य स्तर युद्ध राजा को रोक कर रखना है। चिंता मत करो, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि छठी का दूध याद आना किसे कहते हैं।
आर्यन की बहुत ही हावी होने वाली और भरोसे से भरी बातें सुनकर जीवा को अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। उत्साह के साथ इस पल आर्यन का वो बेमिसाल अंदाज जीवा के दिमाग में बहुत गहराई से छप गया था। हालांकि वो आर्यन को सिर्फ कुछ ही समय से जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बस ये यकीन था कि आर्यन ये कर सकता है। अगर वो पल भर में एक मध्य स्तर युद्ध राजा को मार सकता है, तो वो एक उच्च स्तर युद्ध राजा से क्यों नहीं लड़ सकता। ठीक है, मध्य स्तर युद्ध राजा मुझ पर छोड़ दो। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा। जीवा ने अपनी छाती ठोकी। एक युद्ध देवता परिवार व गॉड फैमिली के वारिस के तौर पर उसमें इतना भरोसा था। जब विजय सिंह ने उस पर छुपकर इस तरह हमला किया था, तब भी वो कुछ देर तक टिके रहने में कामयाब रहा था। अब जब वो तैयार था, तो अपनी गुप्त तकनीकों सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कुछ देर तक एक मध्य स्तर युद्ध राजा का मुकाबला करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर चलो उन्हें उड़ा देते हैं। दोनों नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें एक जैसा सोचने वाला कोई साथी मिल गया हो। मैं तुम्हारी चोटों को ठीक करने में पूरी मदद करूंगा। अंधेरा होने से पहले हम जाएंगे और उन्हें मार डालेंगे। उन्हें कुचल देंगे। डॉट 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 डॉट। इस पल 10,000 जानवरों के कबीले की मंगल नगर शाखा में विक्रम सिंह वू जी जोंग का भारी भरकम शरीर कुर्सी पर टिका हुआ था, जिससे कुर्सी बहुत छोटी लग रही थी। तीसरे भाई, क्या दूसरा भाई अभी तक वापस नहीं आया? बहुत देर हो गई है। तीसरे भाई विकास सिंह वू जी चेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा। दूसरे भाई ने पहले एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसे वो इंसान मिल गया है, लेकिन उसके बाद से कोई खबर नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया। नामुमकिन, एक मामूली सा युद्ध जनरल स्तर का नौजवान आखिर क्या बिगाड़ सकता है? ये पक्का वो शैतान दूसरा भाई होगा, जो काम खत्म करने के बाद छोटों को बेवकूफ बनाने के लिए बाहर ले गया होगा। ये लड़का आमतौर पर बहुत चालाक है, लेकिन जरूरी मौकों पर इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने अपना सिर हिलाया। वो अपने ही भाई से अपनी नाखुशी जता रहा था। विकास सिंह कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक बीप की मशीनी आवाज गूंजी। इज्जतदार 10,000 जानवरों के दूत, मुख्यालय से आपके लिए एक कॉल आई है। क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? विक्रम सिंह ने अपनी भौहें चढ़ाईं। जवाब दो। तुरंत ही बड़ी स्क्रीन पर जोरावर सिंह की परछाई दिखाई देने लगी। ओह, क्या ये हमारे भविष्य के लाल लबादे वाले बुजुर्ग हुजूर जोरावर सिंह नहीं हैं? आप तो ईद का चांद हो गए हैं। विक्रम सिंह जोर से हंसा। वो उसकी चापलूसी कर रहा था। भले ही वो अकेले में उसे कितना भी नीचा क्यों न समझता हो, लेकिन उसे दिखावा तो करना ही पड़ता था। इस पल जोरावर सिंह अभी अभी 10,000 जानवरों के कबीले के मुख्यालय पहुंचा था और 10,000 जानवरों के खून के कुंड में नहाने के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। उसने समय का हिसाब लगाया और पाया कि यह ठीक वही दिन था जब 3 पत्तियों वाला सर्प फूल पूरी तरह से खिलने वाला था। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने खुद हाल चाल पूछने के लिए एक संदेश भेजा। शाखा प्रभारी विक्रम कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। मैं तो बस किस्मत वाला हूं। अगर भविष्य में कभी मौका मिला और शाखा प्रभारी विक्रम को भी 10,000 जानवरों के खून के कुंड में जाने की इजाजत मिल गई, तो लाल लबादे वाला बुजुर्ग बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जोरावर सिंह एक झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने लापरवाही से 1-2 बार उसकी तारीफ की, फिर बात बदलते हुए बोला। मुझे हैरानी है कि कुछ दिनों पहले मैंने शाखा प्रभारी विक्रम को जो काम सौंपा था, उसका क्या हुआ? बिना किसी नतीजे के मेरा दिल थोड़ा बेचैन सा लग रहा है। ये सच था। पता नहीं क्यों, लेकिन जोरावर सिंह को हमेशा एक खौफ सा महसूस होता था, मानो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, और इसीलिए उसने ये कॉल की थी। विक्रम सिंह ने अपनी छाती ठोकी और जोर से हंसा। हुजूर जोरावर सिंह, बेफिक्र रहिए, आप मेरे काम करने के तरीके पर 100% भरोसा कर सकते हैं। मेरा दूसरा भाई एक मध्य स्तर युद्ध राजा है और वो उस आर्यन से निपटने के लिए पहले ही कई आदमियों को साथ ले जा चुका है। एक मामूली सा युद्ध जनरल स्तर का नौजवान तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हुजूर जोरावर, कृपया एक पल इंतजार करें। अगर आपको अभी भी चिंता है, तो हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और फिर मेरा दूसरा भाई आपको खुद आर्यन का सिर दिखाएगा। जोरावर सिंह को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने अचानक विक्रम सिंह की तरफ से एक बहरा कर देने वाला वू 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 सायरन बजते हुए सुना। उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बहरा कर देने वाले धमाकों की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। विक्रम सिंह के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए और वो अचानक खड़ा हो गया। तीसरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? विकास सिंह हकलाते हुए बोला। 10,000 जानवरों के खून के कुंड में नहाने के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। उसने समय का हिसाब लगाया और पाया कि यह ठीक वही दिन था जब 3 पत्तियों वाला सर्प फूल पूरी तरह से खिलने वाला था। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने खुद हाल चाल पूछने के लिए एक संदेश भेजा। शाखा प्रभारी विक्रम को भी 10,000 जानवरों के खून के कुंड में जाने की इजाजत मिल गई, तो लाल लबादे वाला बुजुर्ग बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जोरावर सिंह ने अपनी छाती ठोकी और जोर से हंसा। मुझे हैरानी है कि कुछ दिनों पहले मैंने शाखा प्रभारी विक्रम को जो काम सौंपा था, उसका क्या हुआ? बिना किसी नतीजे के मेरा दिल थोड़ा बेचैन सा लग रहा है। ये सच था। पता नहीं क्यों, लेकिन जोरावर सिंह को हमेशा एक खौफ सा महसूस होता था, मानो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, और इसीलिए उस
तो किसी ने हमारे अड्डे पर हमला कर दिया है। अध्याय 126, 10,000 जानवरों के कबीले में सेंधमारी। कोई हम पर हमला कर रहा है। विक्रम सिंह वू जीजोंग बुरी तरह से हिल गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या वे तलवारधारी स्वॉर्ड होल्डर्स हैं? तलवारधारी हमेशा से ही 10,000 जानवरों के कबीले 10,000 बीस्ट सेक्ट की अलग अलग शाखाओं को ढूंढ निकालने में बहुत ही बेरहम रहे थे, और अगर उन्हें इस शाखा के ठिकाने का पता चल गया तो ये यकीनन उनके लिए तबाही लेकर आएगा। विकास सिंह वू जीचेंग ने जल्दी से अड्डे के कैमरों को चालू किया और उसकी आवाज धीरे धीरे अजीब होने लगी। ये तलवारधारी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये दो नौजवान हैं। उसने कैमरों की फुटेज दिखाई। स्क्रीन पर आर्यन और जीवा जीश्वान की परछाइयां दिखाई दी। वे एक दरिंदे योद्धा बीस्ट वॉरियर को उठाए हुए अड्डे के मुख्य दरवाजे को चीरते हुए अंदर घुस चुके थे। कुछ दरिंदे योद्धाओं ने उन्हें देख लिया था, लेकिन उन्हें पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। उन दोनों जीनियस नौजवानों के सामने वे दरिंदे योद्धा, जो सिर्फ युद्ध जनरल व जनरल लेवल स्तर के थे, खिलौनों से बढ़कर कुछ नहीं थे। यह आर्यन है। साझा की गई स्क्रीन के जरिए सब कुछ देखते हुए जोरावर सिंह चाओ लियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उनमें से एक नौजवान को पहचान लिया था। वो आर्यन था। जोरावर सिंह ने गंभीर लहजे में कहा, शाखा प्रभारी विक्रम, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके भाई ने पहले ही उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए आदमी भेज दिए हैं? वो यहाँ कैसे आ गया? जोरावर सिंह का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था मानो चीजें धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रही हैं। शर्म के मारे विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने अभी अभी जोरावर सिंह के सामने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी, और अब उसे मुंह की खानी पड़ रही थी, जो उसके लिए बहुत ही बेइज्जती की बात थी। उसने मन ही मन अपने दूसरे भाई विजय सिंह वू जीचाओ को कोसा। उसके हिसाब से उसके दूसरे भाई ने किसी जरूरी मौके पर कोई गड़बड़ कर दी होगी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जिससे आर्यन बच निकला। जहां तक उसके दूसरे भाई के मारे जाने की बात थी, नामुमकिन। अगर उसके सामने खड़ा ये बच्चा एक मध्य स्तर युद्ध राजा इंटरमीडिएट बैटल किंग को मार सकता है, तो वो विक्रम सिंह अपना नाम बदलकर भालू सिंह रख लेगा। ये सोचकर उसकी नजरें धीरे धीरे ठंडी होने लगीं। हुजूर जोरावर सिंह, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लगता है कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो गई है, लेकिन सब ठीक है। वो बिना बुलाए ही मौत के मुंह में चला आया है। इन दोनों बेवकूफ बच्चों ने हमारे अड्डे में घुसने की हिम्मत की है। वे सच में नहीं जानते कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। तीसरे भाई, जाओ और खुद उन्हें हुजूर जोरावर सिंह के सामने लेकर आओ। जोरावर सिंह को बेचैनी बढ़ने का एहसास हुआ। ये नज़ारा नकली परीक्षा के दौरान विक्रम, ली जोंग और बाकी बेवकूफों की हरकतों से बहुत मिलता जुलता था। उसने जल्दी से उसे रोका। शाखा प्रभारी विक्रम, ये बच्चा कोई आसान दुश्मन नहीं है। चूंकि उसने खुद यहाँ आने की हिम्मत की है, तो पक्के तौर पर उसके पास कोई हुक्म का इक्का जरूर होगा। हालांकि तीसरे शाखा प्रभारी ताकतवर हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप दोनों एक साथ जाएं। इस तरह आप इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे और किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। विक्रम सिंह थोड़ा हिचकिचा रहा था। एक मामूली से युद्ध जनरल स्तर के नौजवान से खुद लड़ने जाना उसे अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। हालांकि चूंकि जोरावर सिंह ने इतना कुछ कह दिया था, और यह सच में उसकी अपनी पहले की नाकामी थी, तो वो अब उसका ये काम कर ही सकता था। हुजूर जोरावर सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद मैदान में उतरूंगा। आप बस देखिए कि हम इस बच्चे से कैसे निपटते हैं। विक्रम सिंह जोर से हंसा और विकास सिंह के साथ आर्यन की तरफ चल दिया। इस पल आर्यन और जीवा मारकाट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्विश, तलवार की एक बहुत ही घनी और कड़कड़ाती हुई ऊर्जा चमकी, और तुरंत ही एक दरिंदा योद्धा बीच से कटकर दो टुकड़ों में बंट गया। वूश, भाले की एक सुनहरी ताकत एक दरिंदे योद्धा के शरीर के आर पार हो गई, जिसके सिर को जीवा के भाले ने भेद दिया था। उनके सामने दर्जनों दरिंदे योद्धा डर के मारे उनकी तरफ देख रहे थे और लगातार पीछे हट रहे थे, मानो वे किसी शैतान को देख रहे हों। उनके पैरों के नीचे उनके साथियों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। दरिंदे योद्धा बहुत खूंखार होते थे, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान का सामना करने पर उन्हें भी डर लगता था। तुम लोग आखिर हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम 10,000 जानवरों के कबीले की मेरी शाखा में घुस आओ? तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक दरिंदा योद्धा, जो शायद कोई कमांडर लग रहा था, वहां पहुंचा और जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर दहाड़ा। उसने अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े दरिंदे योद्धा कतार में खड़े हो गए, और काली बंदूक की नालें तुरंत आर्यन और जीवा की तरफ तन गईं। बूम! अगले ही पल आग की खौफनाक लपटें फूट पड़ीं, जिनमें हर चीज को तबाह कर देने की ताकत थी। यह एक वल्कन तोप, वल्कन कैनन थी। आर्यन और जीवा के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वल्कन तोप की ताकत की वजह से नहीं।
बल्कि इसलिए क्योंकि यह वल्कन तोप संघ फेडरेशन का एक बहुत ही भारी हथियार था, और एक 10,000 जानवरों के कबीले की शाखा में इसका होना यह साबित करता था कि संघ का कोई इंसान 10,000 जानवरों के कबीले के साथ मिला हुआ है। धत्तेरी की आर्यन की आंखों में जान से मारने का इरादा चमक उठा, और उसके पीछे मौजूद थंडर विंग्स फड़फड़ाए, और वो पलक झपकते ही दरिंदे योद्धाओं के पास पहुंच गया। क्रिम्सन फ्लेम फिस्ट सील। गुस्से में मारा गया एक मुक्के का वो बहुत बड़ा निशान हर चीज को दबाने के लिए काफी था। उस भारी दबाव की वजह से वल्कन तोप भी बुरी तरह हिलने लगी। हालांकि यह वल्कन तोप एक बहुत ही खौफनाक हथियार था, लेकिन अभी के आर्यन के लिए इससे कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उस समय विक्रम भी एक वल्कन तोप से बचकर भागने में कामयाब हो ही गया था। जीवा ने भी गुस्से में अपना भाला चलाया। उसकी चलने की तकनीक आर्यन से बस थोड़ी ही कमजोर थी। अपने भाले को आड़ा घुमाने के साथ ही भाले की चमक से कई दरिंदे योद्धा पल भर में ही कटकर गिर गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। उनका तालमेल बहुत ही शानदार था। यही तो एक जैसे टैलेंट होने का फायदा था। उन्हें बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के मन की बात समझ आ जाती थी। आर्यन, वे दोनों युद्ध राजा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या जानकारी गलत है? जीवा ने अपने भाले से आखिरी दरिंदे योद्धा को चीरते हुए उलझन के साथ पूछा। आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर वे इधर नहीं आते हैं तो हम तब तक मार काट करते रहेंगे जब तक वे आ नहीं जाते। उसकी आंखें जान से मारने के इरादे से भरी थीं, और उसकी तलवार की नोक से खून टपक रहा था, जो किसी दानव राजा की तरह लग रहा था। अचानक आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे खतरे का एहसास हुआ। रास्ते से हट जाओ। उसके पीछे मौजूद थंडर विंग्स तुरंत फैल गए, और उसने जीवा को तेजी से पीछे खींच लिया। बूम! वे जहां खड़े थे ठीक उसी जगह पर एक खौफनाक लेजर बीम जो एक जैंग चौड़ी थी, अचानक नीचे गिरी और उसे पूरी तरह से चीरती हुई जमीन में समा गई। यहां तक कि आसपास की सख्त मिश्रित धातु भी आसानी से फट गई, और एक काला गड्ढा बन गया, जिसे देखकर जीवा ने ठंडी सांस ली। ये लेजर बीम बहुत ही अचानक आई थी। अगर आर्यन की रूह की बेमिसाल समझ ना होती, जिससे उसे खतरे का पहले ही एहसास हो गया था, तो जब तक लेजर बीम वहां पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती, और अगर वे बचने में कामयाब हो भी जाते तो भी वे कम से कम बुरी तरह घायल तो जरूर हो जाते। आखिरकार यह एक ऐसी लेजर बीम थी जो राजा स्तर के ताकतवर इंसान की भी जान ले सकती थी। लानत है, संघ के ये लोग क्या कर रहे हैं? यहां तक कि थंडर सर्पेंट बीम जैसा महाविनाशकारी हथियार भी 10,000 जानवरों के कबीले के हाथों में लग सकता है। जीवा अभी अभी मौत के मुंह से बाल बाल बचा था, और वो तुरंत ही थोड़ा झुंझला गया था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो बस रास्ते के आखिरी सिरे को घूरता रहा। वहां दो बहुत ही ताकतवर औरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। एक बहुत ही भारी भरकम शरीर जो लगभग 3 मीटर लंबा था, धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने आ गया। उस भारी दबाव की वजह से जीवा की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उसने अपने लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया। वो जानता था कि असली दुश्मन आ गया है। दूसरा वाला थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसे भी कम नहीं समझा जा सकता था। उच्च स्तर युद्ध राजा विक्रम सिंह, मध्य स्तर युद्ध राजा विकास सिंह। जैसी उम्मीद थी, तुम दोनों में कुछ तो बात है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तुमने मेरी मंगल नगर शाखा में अकेले घुसने की हिम्मत की। विक्रम सिंह की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी। अभी अभी जो अचानक लेजर बीम आई थी वो उसी का काम था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इसे पहले से ही भांप लेगा। हालांकि तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है आर्यन। तुम अभी भी खुद चलकर हमारी मौत की दहलीज पर आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। उसका मुंह खुला, और उसके टेढ़े मेढ़े जानवरों जैसे दांत दिखाई देने लगे जो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे, और उसकी आंखें क्रूरता से भरी थीं। विक्रम सिंह लड़ाई शुरू होने से पहले ही किसी बहुत बड़े जानवर की तरह लग रहा था। आर्यन हंसा। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। विक्रम सिंह का भारी दबाव उसे बसंत की ठंडी हवा जैसा लग रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो उस समय 100 युद्ध राजा प्रशिक्षकों के दबाव में भी किसी पहाड़ की तरह अटल खड़ा रहा था। विक्रम सिंह, जो सिर्फ एक उच्च स्तर युद्ध राजा था, उसके सामने कुछ भी नहीं था। तुम विक्रम सिंह हो, उस बेवकूफ भालू के भाई हैं ना? आर्यन हंसा। तुम भी उसी की तरह बेवकूफ लगते हो। विक्रम सिंह के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अध्याय 127 जोरावर सिंह की हैरानी। शुरुआत में विक्रम सिंह ने सोचा था कि कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से उसके दूसरे भाई का सामना आर्यन से नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बात कुछ और ही है। उसने भारी आवाज में कहा, विजय कहाँ है?
जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका पहले से ही भारी भरकम शरीर और भी चौड़ा होने लगा। उसके हर एक कदम के साथ उसका शरीर थोड़ा और बढ़ जाता, जिससे एक बहुत ही खौफनाक दबाव महसूस हो रहा था। आर्यन ने ताना मारते हुए कहा, उस बेवकूफ भालू को तो जाहिर तौर पर मार दिया गया है। नामुमकिन। मेरा दूसरा भाई एक युद्ध राजा है और तुम सपने देखना बंद करो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, बधाई हो, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। विक्रम सिंह दहाड़ा और उसने आसमान फाड़ देने वाली एक चीख मारी। अगले ही पल उसका शरीर तुरंत ही एक जानवर में बदलने लगा। इस पल उसका शरीर पहले ही लगभग 20 फुट लंबा हो चुका था। उसका सिर एक बहुत बड़े और भयानक भालू जैसा हो गया था और उसके हाथ पैर जानवरों के पंजों में बदल गए थे, जो पैनी रोशनी से चमक रहे थे। उसका तेज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तीनों भाइयों ने भालू जानवर के खून को खुद में मिलाया था, हालांकि उनकी खूबियां अलग अलग थीं। विक्रम सिंह की इस सुस्ती को देखकर साझी की गई स्क्रीन के दूसरी तरफ जोरावर सिंह पहले ही जोर से गालियां दे रहा था। लानत है, ये नाकारा इंसान सीधा जाकर उस पर जानलेवा वार क्यों नहीं करता? ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है? वो बहुत बेचैन था। उसने अभी अभी आर्यन की ताकत देखी थी, हालांकि यह अभी भी उसकी अपनी ताकत जितनी नहीं थी, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत खौफनाक थी। जोरावर सिंह आर्यन की ताकत में हो रहे बदलावों को बहुत अच्छी तरह समझता था। शुरुआत में नकली परीक्षा में रमन को मारने के लिए उसे अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो विक्रम को आसानी से कुचल सकता था। और अब ये तो हद ही हो गई थी। युद्ध जनरल स्तर के दरिंदे योद्धा उसके हाथों में सिर्फ खिलौनों जैसे थे। जोरावर सिंह की आंखें बहुत ही भयानक लग रही थीं। उसे लग रहा था कि यह अभी भी आर्यन की असली ताकत नहीं है। लानत है, अगर 10,000 जानवरों के खून का कुंड ठीक इसी समय न खुला होता तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे मार डालता। लेकिन वो चाहे जितना भी बेचैन क्यों न हो, वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि विक्रम सिंह आर्यन को मारने में कामयाब हो जाए। जोरावर सिंह की नजरों के सामने आखिरकार विक्रम सिंह ने आर्यन पर हमला कर दिया। उसका 20 फुट का विशाल शरीर किसी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था, जो न सिर्फ भारी था बल्कि बहुत फुर्तीला भी था। एक हवा के झोंके के साथ वो आर्यन की तरफ झपटा। खून की एक गहरी महक उसकी तरफ आई और आर्यन की नजरें भी गंभीर हो गईं। एक उच्च स्तर युद्ध राजा को कमजोर नहीं समझा जा सकता था। वो दहाड़ा और उसने अपने नवचक्र देव दानव शरीर की ताकत को उसकी आखिरी हद तक बढ़ा दिया। उसका शरीर खून जैसी लाल रोशनी से घिर गया और उसने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार उठाई, जो रोशनी की एक लकीर में बदलकर विक्रम सिंह की तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ी। जीवा की आंखों में भी लड़ने का खौफनाक जज्बा उमड़ रहा था। वो आर्यन का मतलब समझ गया और उसने बचे हुए विकास सिंह की तरफ देखा। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं, वो मुझे पार नहीं कर पाएगा। अपने परिवार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जीवा का तेज पागलों की तरह बढ़ा और पलक झपकते ही युद्ध राजा के स्तर को पार कर गया। उसके लंबे भाले से एक ड्रैगन जैसी दहाड़ निकली और एक खौफनाक कंपन के साथ उसने विकास सिंह की तरफ वार किया। एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। चारों परछायां पागलों की तरह आपस में टकराने लगी। तलवार की ऊर्जा और भाले की रोशनी हर तरफ उड़ रही थी और बस कुछ ही पलों में जमीन के नीचे बना वो अड्डा खंडहर में बदल गया। दूर से देख रहे दरिंदे योद्धा बहुत डरे हुए थे। इन दोनों नौजवानों ने एक साथ राजा स्तर की ताकत दिखा दी थी। लड़ाई के इस मैदान में ताकतवर ऊर्जाएं उफन रही थीं और वे बीच में पड़ने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। स्क्रीन के जरिए लड़ाई देख रहे जोरावर सिंह के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए और वो झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों का खौफनाकपन मानो बाहर छलक रहा था। ये नज़ारा पहले वाले नज़ारे से बहुत मिलता जुलता था। वो स्क्रीन के दूसरी तरफ था और आर्यन को हर लड़ाई के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होते हुए देख रहा था। लानत है, लानत है, इतनी जल्दी उसके पास राजा स्तर की ताकत कैसे आ सकती है? और यह साफ तौर पर कोई मामूली राजा स्तर नहीं था। इसे आसानी से देखा जा सकता था। लड़ाई के दोनों मैदानों में हालांकि जीवा जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, लेकिन वो लगातार कमजोर पड़ रहा था और बस किसी तरह विकास सिंह को रोके हुए था। ये नौजवान बहुत ही जिद्दी था और भाले की कलाओं में उसकी समझ आर्यन की तलवार की कलाओं से किसी भी तरह कम नहीं थी, जो कभी कभी भाले का ऐसा जादुई वार करता था जिससे विकास सिंह को भी संभलकर उसका सामना करना पड़ता था। और आर्यन की तरफ का नज़ारा तो हर किसी को हैरान कर रहा था। वो साफ तौर पर सिर्फ युद्ध जनरल के स्तर पर था, लेकिन एक उच्च स्तर युद्ध राजा से टकराने में उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उफनती हुई ऊर्जा कांप रही थी और आर्यन के शरीर से ऊर्जा का एक खंभा सा उठता हुआ लग रहा था, जो बहुत ही शुद्ध था। उसके हर एक मुक्के और लात की ताकत किसी युद्ध राजा से बिल्कुल भी कम नहीं थी।
पहले चक्र की छोटी कामयाबी के करीब पहुंच चुके उसके शरीर के साथ मिलकर वो सच में बहुत खौफनाक लग रहा था। बूम! भालू का एक बहुत बड़ा पंजा नीचे गिरा और आर्यन के बाएं मुंह के ने, जिससे तपती हुई आग निकल रही थी, उसे पूरी मजबूती से रोक लिया, जिससे उसका शरीर बस कुछ कदम ही पीछे खिसका। लेकिन बात बस इतनी ही थी। उसका ताकतवर शरीर इस झटके को सहने के लिए काफी था। आर्यन की आंखों में लड़ने का जज्बा भड़क रहा था और उसकी तलवार का दबाव आसमान छू रहा था, जो पूरी तरह से कामयाबी के स्तर तक पहुंच चुका था। लगातार की गई कड़ी मेहनत और युद्ध राजा स्तर के दरिंदे योद्धाओं के साथ जिंदगी और मौत की लगातार लड़ाइयों ने आखिरकार उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। इसका मतलब था, इस पल से आर्यन अपने इरादे के स्तर में कदम रखने की कोशिश शुरू कर सकता था। अगर वो तलवार के इरादे को समझ गया, तो भविष्य में युद्ध सम्राट बनने के रास्ते की आधी रुकावटें तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तलवार का खौफनाक दबाव नीचे गिरा और बिजली के ड्रैगन की तलवार की ऊर्जा ऐसे बाहर निकल रही थी मानो वो बिल्कुल मुफ्त हो, जिससे विक्रम सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। इतना खौफनाक दबाव आमतौर पर सिर्फ एक सीमा युद्ध जनरल के पास ही होना चाहिए, लेकिन उसके सामने खड़ा ये बच्चा तो सिर्फ एक युद्ध जनरल था। वो मन ही मन बहुत हैरान था और अब वो आर्यन को जरा भी कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता था। इतनी देर तक लड़ने के बाद उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि आर्यन उससे बस थोड़ा सा ही कमजोर है। अगर आर्यन युद्ध राजा के स्तर तक पहुंच गया, तो उसे डर था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या मेरा दूसरा भाई सच में इसके हाथों मारा गया है? विक्रम सिंह ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, और उसकी आंखों का वो खूनी और भयानक इरादा तुरंत और भी ज्यादा साफ हो गया। मेरे दूसरे भाई की जान वापस कर। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। उसके शरीर में मौजूद खूंखार जानवर का खून पागलों की तरह उबलने लगा। उसका शरीर फिर से बढ़ा, और उसके जानवरों वाले बाल, जो लोहे की सुइयों जैसे थे, उनसे एक गहरी मटमैली पीली रोशनी निकलने लगी, जिससे उसके शरीर पर एक सख्त कवच बन गया। बूम! उसने अपना पंजा मारा, जिससे हवा की लहरें उठने लगी और बहरे कर देने वाले धमाके लगातार होने लगे, जिसने आर्यन के शरीर को हवा में पीछे की तरफ उड़ा दिया। बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही, उसे सीधे जान से मार दो, अब और कोई बकवास नहीं। विक्रम सिंह को आखिरकार अपना असली रूप दिखाते हुए देखकर जोरावर सिंह ने खुशी से अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। हवा में उड़ता हुआ आर्यन पल भर में ही फिर से खड़ा हो गया। उसका शरीर बहुत ही फुर्तीला था, उसके पीछे बिजली के पंखों की चमक कौंध रही थी, और वो तुरंत आसमान की तरफ उछला और छत के छेद से होता हुआ उस जमीन के नीचे वाले अड्डे से बाहर निकल गया। वो भागने की कोशिश कर रहा है, उसे जल्दी रोको। जोरावर सिंह गुस्से में दहाड़ा। विक्रम सिंह ने मानो जोरावर सिंह के मन की बात सुन ली थी और वो गुस्से से दहाड़ा। भागने की तो सोचना भी मत। उसके विशाल शरीर ने जमीन पर पैर पटका, जिससे धरती कांप उठी, और वो किसी तोप के गोले की तरह उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। जाहिर है, आर्यन भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि जमीन के नीचे वाले अड्डे में उसे लगातार लेजर बीम से बचकर रहना पड़ रहा था, जिससे वो जगह लड़ाई के लिए सही नहीं थी। अब वे दोनों बाहर घाटी में आ गए थे। आर्यन पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था। विक्रम सिंह दहाड़ा, और उसकी साफ दिखाई देने वाली आवाज की लहरों ने घाटी की बड़ी बड़ी चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। छोटे जानवर, अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे दूसरे भाई की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। आर्यन ने ताना मारा। उसके दाएं हाथ में मौजूद लंबी तलवार गर्म होने लगी थी। चकाचौंध करने वाली बैंगनी बिजली धीरे धीरे गायब हो गई, और उसकी जगह बहुत ही तपती हुई आग की लपटें उठने लगीं। भागना? तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आर्यन के लड़ने का जज्बा आसमान छू रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तुम्हें अपनी भयंकर ज्वाला तलवार का पहला शिकार बनाऊंगा। अगले ही पल आर्यन की तलवार से कभी न खत्म होने वाली आग की लपटें फूट पड़ी, मानो वे हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती हों। अध्याय 128। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड। यह एक श्रेणी लड़ने की कला है जो लाल ज्वाला तलवार राजा गरिमा से मिली है। इस लड़ने की कला की ताकत बहुत ही शानदार है। गरिमा को लाल ज्वाला तलवार राजा का खिताब दिलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। जब से आर्यन को ये लड़ने की कला मिली थी, वो दिन रात पूरी लगन से इसका अभ्यास कर रहा था। आज के दिन तक वो बहुत पहले ही बड़ी कामयाबी ग्रेट अकम्पलिशमेंट के स्तर तक पहुंच चुका था, और यह पूरी कामयाबी परफेक्शन के स्तर से बहुत दूर नहीं था। ये पक्के तौर पर उसका सबसे ताकतवर हुक्म का इक्का था। यही वो भरोसा भी था जिसके दम पर वो एक उच्च स्तर युद्ध राजा को चुनौती दे रहा था। इस पल आर्यन की तलवार से कभी न खत्म होने वाली आग की लपटें फूट पड़ीं, या यूं कहें कि उफनकर बाहर आने लगी। उसका ऑरा पल भर में ही आसमान छूने लगा, जिससे विक्रम सिंह के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। ये कैसे मुमकिन है?
क्या अभी अभी जो था वो उसकी आखिरी हद नहीं थी? उसे मन ही मन किसी अनहोनी का हल्का सा एहसास हुआ। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी। चलो एक बार फिर से। आर्यन जोर से हंसा, उसने आसमान की तरफ देखा, और उसकी तलवार का दबाव आसमान छू रहा था। उसकी पूरी कामयाबी वाली तलवार के दबाव और ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड के एक साथ मिलने से सच में एक बहुत ही खौफनाक ताकत बाहर निकली। उसके पीछे थंडर विंग फ्लैश चमका, और उसकी मिश्रित धातु की युद्ध की तलवार ने एक बहुत ही चटक लाल रंग की लकीर छोड़ी और वो उस 20 फुट लंबे दरिंदे योद्धा बीस्ट वॉरियर की तरफ लपका। तलवार पर ऐसी आग इकट्ठा हो गई थी जो मानो हर चीज को जलाकर राख कर सकती थी, जिससे पूरी तलवार ही आग में बदल गई। पफ्ट! विक्रम सिंह बिना किसी तैयारी के पकड़ा गया और उसकी बांह पर तलवार का वार लगा। तुरंत ही तलवार का एक बहुत ही गहरा निशान बन गया, और जो खून अभी अभी उछला था वो तुरंत ही पीछे पीछे आ रही आग वाली तलवार की ऊर्जा फ्लेम सेबर चीख से भाप बनकर खून की धुंध में बदल गया। विक्रम सिंह तेजी से पीछे हटा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी थीं। उसके शरीर पर मौजूद मटमैला पीला सख्त कवच भी इस हावी होने वाली तलवार की धार को नहीं सह पाया। ये बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? एक मामूली सा युद्ध जनरल स्तर का इंसान किसी ए श्रेणी लड़ने की कला को इस मुकाम तक कैसे पहुंचा सकता है? उसे समझ आ गया, तलवार की इस खौफनाक तकनीक ने पहले ही उसकी जान के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जिंदगी और मौत के इस खतरे का सामना करते हुए दहाड़! विक्रम सिंह पागलों की तरह दहाड़ा। उसका शरीर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। इस पल वो पूरी तरह से एक जानवर में बदल चुका था। इस पल उसके शरीर पर इंसान होने का कोई नामो निशान नहीं बचा था। दरिंदे योद्धा जैसे जैसे उनके अभ्यास का स्तर बढ़ता है, वे धीरे धीरे खूंखार जानवर के खून को खुद में मिला लेते हैं, यहाँ तक कि वे अपने शरीर को खूंखार जानवरों में बदल भी सकते हैं। हालांकि एक युद्ध राजा के जबरदस्ती ऐसा करने का नतीजा अक्सर समझदारी खोने के रूप में सामने आता है, और इस बात का भी डर रहता है कि वो हमेशा के लिए एक जानवर में ही बदल जाए, और एक ऐसा खौफनाक जानवर बन जाए जो न तो इंसान हो और न ही पूरी तरह से जानवर। विक्रम सिंह को देखकर, जिसकी जानवर वाली आंखों ने अपनी समझदारी पूरी तरह से खो दी थी, आर्यन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कितनी बेबसी की बात है, एक अच्छा इंसान न बनकर ताकत पाने के लालच में इस हद तक गिर जाना। क्या ताकत सच में इतनी जरूरी है? वो मन ही मन इस बात को लेकर पूरी तरह से पक्का नहीं था, लेकिन वो अनजाने में ही इस तरीके के खिलाफ था। क्या होता अगर वो उसकी जगह होता? अगर उसने सिस्टम को नहीं जगाया होता, तो क्या वो ताकत के लिए ऐसा खौफनाक जानवर बनने के लिए तैयार होता? इसका जवाब था नहीं। आर्यन किसी भी कीमत पर कोशिश करता, लेकिन इंसान बने रहना उसकी आखिरी हद थी। बैंग! भालू का वो बहुत बड़ा शरीर किसी पहाड़ की तरह नीचे गिरा, जिससे इतना भारी दबाव आया कि आर्यन को कुछ पल के लिए उसके वार से बचना पड़ा। वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कोई भी इसके नीचे मौजूद जमीन के नीचे वाले अड्डे को देख सकता था। पूरी तरह से एक जानवर में बदलने के बाद विक्रम सिंह की ताकत अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई थी। यहां तक कि आर्यन का नवचक्र देव दानव शरीर भी आमने सामने की टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जब तक कि वो सच में पहले चक्र की छोटी कामयाबी तक न पहुंच जाए, तब जाकर वो शायद उसका मुकाबला कर पाता। बदकिस्मती से, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कभी कभी समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आर्यन की नजरों में कोई दबाव नहीं था, ऐसे विक्रम सिंह से निपटना असल में ज्यादा आसान था। उसकी ताकत और बचाव भले ही बढ़ गए थे, लेकिन बिना किसी रणनीति के आर्यन जैसे जीनियस के सामने, जिसके लड़ने के तरीके आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर थे, ये बस मौत को दावत देने जैसा था। एक बार फिर वो विक्रम सिंह के पैर पटकने से बच गया। आर्यन की परछाई आसमान की तरफ उछली। उसने अपनी तलवार से वार किया, और आग मानो जिंदा हो गई और किसी चाबुक की तरह विक्रम सिंह की पीठ पर जा लगी, जिससे पल भर में ही खून का एक गहरा निशान बन गया, जिसमें हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। आर्यन को जल्दी कामयाबी पाने का कोई लालच नहीं था। वो बस एक एक वार करके उसका खून निकाल रहा था। विक्रम सिंह गुस्से से दहाड़ रहा था, उसकी लालटेन जैसी आंखों में खून उतर आया था, और वो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दहाड़! उसने एक दहाड़ मारी, और उसके मुंह से गोल घेरों कंसेंट्रिक सर्कल्स में एक न दिखाई देने वाली आवाज की लहर निकली, जो हवा में गूंज उठी। आसपास की चट्टानें और पेड़ पागलों की तरह फट पड़े। ये हमला धरती के शैतानी भालू अर्थ डेमन बेयर की पैदाइशी जादुई ताकत थी। शैतानी भालू की दहाड़ डेमन बेयर रॉ। इसमें कुछ हद तक रूह पर किया जाने वाला हमला भी शामिल था। अगर किसी आम युद्ध राजा का सामना इससे होता, तो वो कम से कम 3 सेकंड के लिए सन्न रह जाता। एक युद्ध राजा की लड़ाई में 3 सेकंड के लिए सन्न रहने का क्या मतलब है? ये 3 बार मरने के लिए काफी है। बदकिस्मती से विक्रम सिंह का सामना आर्यन से हुआ था। उसकी रूह की ताकत एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा थी। बहुत ही मजबूत,
स्वर्ग द्वार गुप्त रहस्य के रोजाना अभ्यास के साथ मिलकर वो बहुत पहले ही अपनी रूह के फटने के दर्द का आदी हो चुका था। रूह पर होने वाला अभी का ये हमला उसे बस अपने चेहरे को छूकर गुजरने वाली बसंत की हवा जैसा लगा। अच्छा मौका है। आर्यन की परछाई बिना किसी देरी के आगे बढ़ी। उसने एक बहुत ही अजीब कोण एंगल से लगातार 2 वार किए, जिनका निशाना तिरछे रूप में उस जानवर का मुंह था। इस पल विक्रम सिंह अभी भी दहाड़ रहा था। उसकी जानवर वाली आंखें ये समझने में पूरी तरह से नाकाम थीं कि आर्यन पर इस हमले का जरा सा भी असर क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसका शरीर अकड़ गया था और वो कोई भी हरकत करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। बूम! कभी न खत्म होने वाली आग वाली तलवार की ऊर्जा पल भर में ही विक्रम सिंह के मुंह के अंदर फूट पड़ी। आह! विक्रम सिंह ने दर्द से एक आसमान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसने जबरदस्ती अपने जानवर वाले मुंह को बंद कर लिया और तलवार की ऊर्जा को बुझाने की कोशिश करने के लिए जल्दी से अपने शरीर के अंदर मौजूद ताकत को इकट्ठा किया। बूम! 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 विक्रम सिंह के शरीर के अंदर से खौफनाक धमाकों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। खून के छींटे उड़े, मांस फट गया। आखिरकार विक्रम सिंह बुरी तरह घायल हो गया। इस पल जीवा की सांसें फूलती हुई आवाज जमीन के नीचे से आए। आर्यन, क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं तो बस पिट पिट कर मरने ही वाला हूँ। वो अभी तक मध्य स्तर युद्ध राजा विकास सिंह को बर्दाश्त कर रहा था और वो पहले ही अपनी आखिरी हद के करीब पहुंच चुका था। वो मन ही मन यही उम्मीद कर रहा था कि आर्यन जल्दी से विक्रम सिंह को निपटा दे। बैंग! जीवा का शरीर नीचे से बाहर की तरफ उछला, उसे लात मारी गई थी। जैसे ही विकास सिंह सामने आया, उसने अपने बड़े भाई को इतनी बुरी तरह घायल देखा, उसका चेहरा हैरानी से भर गया और वो मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। आर्यन के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। वो जानता था कि जीवा अब और नहीं टिक सकता। जीवा, रास्ते से हट जाओ! विक्रम सिंह को देखकर, जिसके शरीर पर कोई भी हिस्सा साबुत नहीं बचा था, आर्यन के चारों तरफ जल रही आग इकट्ठा होने लगी। फ्लेम एक्सट्रीमिटी एक्सप्लोजन! ब्लेजिंग लिमिट मैट ब्लेड का आखिरी जानलेवा वार आखिरकार सामने आ गया था। पल भर में कभी न खत्म होने वाली आग मानो एक बहुत ही ताकतवर खिंचाव से खींची चली आ रही थी और सब आर्यन की तलवार पर इकट्ठा होने लगी। जल्द ही हवा में 2 इंच से ज्यादा लंबी तलवार की ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही थी, जिसमें एक बहुत ही खौफनाक ताकत थी। जीवा और विकास सिंह दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि अगर तलवार का इतना खौफनाक वार उन पर हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। भाई! विकास सिंह की आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं। वो तलवार के उस खौफनाक वार को अपने बड़े भाई की तरफ उड़ते हुए देख रहा था। बस पहले एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन में घुस रहा हो, और उसके साथ सिजल की एक हल्की सी आवाज भी आई। वो छोटी सी, बिना ध्यान खींचे वाली आग जैसी लाल तलवार बिना किसी रुकावट के विक्रम सिंह के शरीर में घुस गई। उसके तुरंत बाद बूम! 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 आसमान फाड़ देने वाले धमाके हुए। विक्रम सिंह का वो बहुत ही सख्त भालू जैसा शरीर सीधे तौर पर उड़ गया और कई टुकड़ों में बढ़ गया। उच्च स्तर युद्ध राजा मारा गया। विकास सिंह उस खून से सने नजारे को घूरता रहा। उसने खून की बारिश की तरह गिर रहे मांस के अलग अलग टुकड़ों को छुआ और फिर अपने खुद के चेहरे को छुआ, जो खून से सना हुआ था। नहीं, उसने दर्द से एक बहुत ही खौफनाक और दर्द भरी चीख मारी। डॉट 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 जमीन के नीचे वाला अड्डा। चूंकि आर्यन और उसके साथी चारों बाहर निकल चुके थे, इसलिए साझी की गई स्क्रीन कट गई थी, इसलिए जोरावर सिंह को कोई अंदाजा नहीं था कि अभी क्या चल रहा है। वो बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था और उसने कॉल को न काटने का फैसला किया। वो जल्द से जल्द नतीजा जानना चाहता था। टैप टैप कदमों की 2 आवाजें पास आईं। जोरावर सिंह ने जल्दी से पूछा, शाखा प्रभारी विक्रम। फिर उसे एक भारी आवाज सुनाई दी और 2 बड़े सिर अंदर फेंके गए। जोरावर सिंह के चेहरे के भाव डर से बदल गए। वे विक्रम सिंह और विकास सिंह के थे। फिर आर्यन की शांत आवाज गूंजी, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? वो जोरावर सिंह के सामने आया और उसने जमीन पर पड़े उन सिरों की तरफ इशारा किया। अध्याय 129 खूंखार जानवरों के खून का बहुत बड़ा खजाना। यहां तक कि उच्च स्तर युद्ध राजा विक्रम सिंह भी आर्यन के हाथों मारा गया। एक मामूली सा विकास सिंह आर्यन और जीवा के मिले जुले हमले के सामने जाहिर तौर पर अपने तय अंजाम तक पहुंच ही गया। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और अपने बड़े भाई के रास्ते पर ही चला गया। इस मुकाम पर तीनों भाई आर्यन के हाथों अपनी जान गंवा चुके थे। जीवा ने संतुष्टि के साथ एक गहरी सांस ली। आर्यन की तरफ देखने वाली उसकी नजरों में अब तारीफ की एक झलक दिखाई दे रही थी। एक युद्ध देवता परिवार के वारिस के तौर पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही उम्र के किसी इंसान के लिए तारीफ जैसी कोई भावना महसूस करेगा।
इस पल जोरावर सिंह ने उन दोनों बड़े सिरों को देखा और बहुत देर तक शांत रहने के बाद उसने स्क्रीन के दूसरी तरफ आर्यन को सीधे घूरा और काफी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, नई पीढ़ी सच में खौफनाक है नौजवान, मैंने तुम्हें सच में कमजोर समझने की भूल की थी। आर्यन ने जोरावर सिंह को देखा, जिसका चेहरा बैंगनी रंग के जानवरों वाले निशानों से ढका हुआ था। हालांकि उसने इस इंसान का कई बार घुमा फिरा कर सामना किया था, लेकिन आमने सामने की यह उनकी पहली टक्कर थी। तुम जोरावर सिंह हो? आर्यन की आंखों में जान से मारने के इरादे की एक झलक कौंध गई। बार बार उसके खिलाफ साजिशें रचना, वरुण को अपाहिज करना और उसे जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश करना उसके और जोरावर सिंह के बीच की दुश्मनी अब कभी न मिटने वाली बन चुकी थी। मुझे बहुत पछतावा है, मुझे पछतावा है कि मैं इस बार खुद नहीं आया, जोरावर सिंह ने शांत लहजे में कहा, उसकी आंखों में एक गहरी खाई सी दिखाई दे रही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ोगे तो मैं खुद भाग कर आता, भले ही इसके लिए मुझे इस बार 10,000 जानवरों के खून के कुंड वाली अपनी जगह ही क्यों न छोड़नी पड़ती। उसे सच में बहुत पछतावा था। आर्यन के बढ़ने की रफ्तार ने उसे खौफ से भर दिया था। आखिर कितना समय बीता था। वो पहले ही एक उच्च स्तर युद्ध राजा को मारने के काबिल हो चुका था, तो कुछ ही समय बाद क्या वो खुद भी उसका मुकाबला करने लायक नहीं बचेगा। जोरावर सिंह के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठ रहा था, जो खौफनाक जानलेवा इरादे और कभी न खत्म होने वाले पछतावे से भरा था। बदकिस्मती से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। आर्यन ने ताना मारा, चूंकि तुम आज मुझे नहीं मार पाए, तो भविष्य में मेरी तलवार से तुम्हारा मरना तय है। एक मामूली सा युद्ध सम्राट, अगर तुझ में हिम्मत है तो 10,000 जानवरों के कबीले के अंदर ही दुबक कर रहना और बाहर मत आना, वरना मैं तुझे पक्के तौर पर जान से मार दूंगा। आर्यन का ऑरा आसमान छूने लगा। एक मामूली सा युद्ध सम्राट। वो साफ तौर पर सिर्फ एक युद्ध जनरल स्तर का नौजवान था, फिर भी किसी ने उसकी बातों पर कोई शक नहीं किया। जीवा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने आर्यन की इन हावी होने वाली बातों पर मन ही मन खुशी मनाई। जहां तक जोरावर सिंह की बात है, वो झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक हो गया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे। क्या हुआ अगर मैं 10,000 जानवरों के कबीले के मुख्यालय में हूं? तू मुझे कैसे मारेगा? आर्यन की आंखें किसी पुराने कुएं की तरह शांत थीं। तो फिर मैं 10,000 जानवरों के कबीले को भी उसी के साथ तबाह कर दूंगा। उसकी बातें पूरी तरह से शांत थीं, फिर भी उन्होंने लोगों के दिलों में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। आर्यन के जान से मारने के उस पक्के इरादे को महसूस करके जोरावर सिंह गुस्से से पागल हो गया और दहाड़ा, घमंडी, यह मत सोच कि तूने सिर्फ एक उच्च स्तर युद्ध राजा को मार दिया है तो तू अजय हो गया है। बेवकूफ लड़के, ये दुनिया तेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। मुझे मारना चाहता है? बहुत बढ़िया, हम देखेंगे कि पहले कौन मरता है। जोरावर सिंह ने गुस्से से ठंडी सांस ली और फिर बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से काट दिया। 10,000 जानवरों के कबीले का मुख्यालय। जोरावर सिंह पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। ऊर्जा की एक बैंगनी लहर एक लंबे चाबुक में बदल गई, जिसने कमरे की हर चीज को चकनाचूर कर दिया। लानत है, लानत है, लानत है आर्यन पर। उसने गुस्से में अपनी भड़ास निकाली। उसकी आंखों का पागलपन लगभग साफ महसूस किया जा सकता था। काफी देर बाद जोरावर सिंह की भड़ास शांत हुई। उसने कमरे में फैली तबाही को देखा और उसकी आंखें तेजी से झपकने लगीं। मैं इस बच्चे को और आगे नहीं बढ़ने दे सकता, वरना मैं सच में मारा जाऊंगा। आर्यन की खौफनाक तरक्की के बारे में सोचकर ही जोरावर सिंह का दिल कांपने लगता था। उसकी आंखों में बेदर्दी की एक झलक कौंध गई। डरो मत, अभी भी एक मौका बाकी है। सबसे पहले मुझे 10,000 जानवरों के खून के कुंड में जाना होगा और युद्ध सम्राट बनना होगा। उसके बाद सिकंदर, हाँ सिकंदर। मेरी जानकारी के हिसाब से आर्यन और सिकंदर के बीच अच्छे रिश्ते हैं, तो मैं वहां कुछ जुगाड़ लगा सकता हूं। और आखिर में कबीले के अंदर से मदद। हाँ, यही सही रहेगा। आर्यन, अगली बार मैं तुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं दूंगा। जोरावर सिंह की आंखें जान से मारने के इरादे से भरी थीं। इस पल उसने सच में अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला कर लिया था। उसने आर्यन को अपना सबसे बड़ा और जानी दुश्मन मान लिया था। अब या तो वो मरेगा या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ आर्यन ने जोरावर सिंह को गुस्से में कॉल काटते हुए देखा और वो धीरे से हंसे बिना नहीं रह सका। जोरावर सिंह हमेशा से ही उसे मारना चाहता था, हालांकि वो अभी उसे जान से नहीं मार सकता था, लेकिन उसे परेशान करना और पहले कुछ ब्याज वसूलना कोई गलत बात तो बिल्कुल नहीं थी। मंगल नगर की यह शाखा आर्यन का पलटवार थी। चिंता मत कर, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुझे विक्रम और बाकी लोगों के पास भेज दूंगा।
मुझे उम्मीद है कि तू तब उन्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा पाएगा। आर्यन ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। दूसरी तरफ जीवा ने तुरंत अपना अंगूठा दिखाते हुए उसकी तारीफ की। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और आर्यन की इस बेबाकी ने उसे बहुत इज्जत से भर दिया था। आर्यन, तुम सच में एक खूंखार इंसान हो। शायद आर्यन जैसा बेखौफ इंसान ही 10,000 जानवरों के कबीले के मुख्यालय में घुसकर मारकाट मचाने की डींगे हाँकने की हिम्मत कर सकता है ना? लेकिन फिर आर्यन की दानवों जैसी लड़ने की ताकत के बारे में सोचकर जीवा को लगा कि यह बिल्कुल आम बात है। एक सीमा युद्ध जनरल स्तर का ताकतवर इंसान पलटकर एक उच्च स्तर युद्ध राजा को मार गिराए, ऐसा तो उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। शायद वो सच में एक दिन 10,000 जानवरों के कबीले का खात्मा कर दे। जीवा की तारीफ सुनकर आर्यन जोर से हंसा और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, इसमें खूंखार होने जैसी कोई बात नहीं है। इस बार दूसरे वाले को रोके रखने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, वरना ये सब इतना आसान नहीं होता। चलो चलते हैं, अब हम भाइयों के लिए इनाम बटोरने का समय आ गया है। 10,000 जानवरों के कबीले की बहुत बड़ी मंगल नगर शाखा। भले ही बहुत सी चीजों में खुद को तबाह कर लेने वाले प्रोग्राम लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वहां बटोरने के लिए बहुत कुछ बाकी था। आर्यन उम्मीदों से भरा हुआ था। 10,000 जानवरों का कबीला हमेशा से ही खूंखार जानवरों के साथ बहुत गहराई से जुड़ा रहा था, और दरिंदे योद्धाओं के बदलने के लिए भी खूंखार जानवरों के खून की जरूरत होती थी, इसलिए इस शाखा में पक्के तौर पर बहुत सारा खजाना रखा होगा। ये सोचकर वो थोड़ा बेताब हो गया। शायद वो इसका इस्तेमाल करके नवचक्र देव दानव शरीर को एक ही बार में पहले चक्र की छोटी कामयाबी वाले स्तर तक पहुंचा दे। उस समय अकेले उसका शरीर ही एक युद्ध राजा की बराबरी कर लेगा, और उसकी ऊर्जा के अभ्यास के साथ मिलकर उसकी ताकत और भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगी। जीवा की आंखें भी चमक उठीं। हालांकि 10,000 जानवरों का कबीला गरीब था, लेकिन एक शाखा के दफ्तर में फिर भी कुछ कीमती लूट का माल तो होना ही चाहिए। चलो पहले बचे हुए दरिंदे योद्धाओं का सफाया करते हैं और कुछ को जिंदा छोड़ देते हैं ताकि उनसे पूछ सकें कि खजाना कहाँ है। फैसला करने के बाद उन दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। तीनों युद्ध राजाओं के बिना आर्यन और जीवा की नजरों में यह शाखा पूरी तरह से बिना किसी बचाव के लग रही थी, मानो कोई बाघ भेड़ बकरियों के झुंड में घुस गया हो। पल भर में ही हर जगह से दरिंदे योद्धाओं की चीखें सुनाई देने लगीं। जल्द ही वो हंगामा शांत हो गया। आर्यन और जीवा एक दूसरे से मिले, दोनों ही एक युद्ध जनरल स्तर के दरिंदे योद्धा को उठाए हुए थे, जो इस शाखा में ऊंचे पदों पर थे और उनके पास कई चीजों तक पहुंचने की इजाजत थी। ये दरवाजा खोलो। आर्यन ने अपने दाएं हाथ से उस दरिंदे योद्धा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसकी हल्की सी पकड़ से ही दरिंदे योद्धा की रूह डर के मारे कांप उठी। उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत खूंखार जानवरों के खून के खजाने वाले तहखाने का दरवाजा खोल दिया। क्लिक क्लैक, जैसे ही वो मिश्रित धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर का नजारा तुरंत उनकी आंखों के सामने आ गया। खून की एक बहुत तेज महक उनकी नाकों से टकराए। उस बहुत बड़े हॉल में आर पार दिखाई देने वाले शीशे के खंभे लटके हुए थे, जो खूंखार जानवरों के बिल्कुल साफ और चमकते हुए खून से भरे थे। बाहर की तरफ देखने पर यह खजाना कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। आर्यन की आंखें सुखद हैरानी से भर गईं। सिर्फ उनके ऑरा को महसूस करके ही वो बता सकता था कि खूंखार जानवर के खून का सबसे निचला स्तर भी युद्ध जनरल स्तर का था, और बीच वाले शीशे के खंभों में मौजूद खून तो युद्ध राजा स्तर का था। खून के इस इतने बड़े खजाने को देखकर आर्यन के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, मैं अमीर हो गया। अध्याय 130 राजा स्तर का शरीर। अपने सामने खूंखार जानवरों के खून के खजाने को देखकर भले ही उसकी खूबी बहुत ज्यादा अच्छी न हो, लेकिन उसकी मात्रा पक्के तौर पर काफी थी। लगता है मेरा नवचक्र देव दानव शरीर सबसे पहले राजा स्तर तक पहुंचने वाला है। पहले चक्र की छोटी कामयाबी अब बस कुछ ही दूर है। आर्यन की आंखें खुशी से भर गईं। जीवा हंसा, चूंकि आर्यन को इस खून की जरूरत है, तो ये सब तुम्हारा है। मैं जाकर कुछ और जगहें देखता हूँ। वो समझ सकता था कि आर्यन को सच में इस खूंखार जानवर के खून की जरूरत थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि यह किस लिए था, लेकिन हर किसी के अपने राज होते हैं, और इसमें ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं थी। जीवा बहुत समझदार था। उसने एक दरिंदे योद्धा को उठाया और दूसरी जगह की तरफ चल दिया। खूंखार जानवर के खून के अलावा 10,000 जानवरों के कबीले के पास और भी कई खजाने होंगे, इसलिए जीवा का कोई नुकसान नहीं होगा। वे दोनों कुछ समय के लिए अलग हो गए। आर्यन ने अपने सामने मौजूद खूंखार जानवरों के खून के खंभों को देखा और इंतजार न कर पाने की वजह से वो झटके से अंदर चला गया। उसने दरिंदे योद्धा को बेहोश किया और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और आर पार दिखने वाले एक शीशे के खंभे को हल्के से छुआ। तुरंत ही खून की एक धार फूट पड़ी।
आर्यन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। उसने तुरंत नवचक्र देव दानव शरीर के अभ्यास का तरीका शुरू किया और उसे सोखने लगा ताकि कुछ भी बर्बाद न हो। जल्द ही एक शीशे के खंभे का खून पूरी तरह से सोख लिया गया। अपने शरीर की ताकत को एक और स्तर बढ़ते हुए देखकर आर्यन ने अपने होंठ चाटे। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये सच में एक सुधार था। अगर खूबी काफी नहीं है, तो मात्रा उसकी कमी पूरी कर देगी। इसे आजमाने के बाद वो अब और नहीं हिचकिचाया। उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी तलवार से वार किया और तुरंत ही टूटने की आवाजें आने लगीं। पल भर में सभी शीशे के खंभे फट गए और हवा में खून की महक फैल गई, क्योंकि खूंखार जानवरों का खून किसी छोटी नदी की तरह बहने लगा। आर्यन जोर से हंसा, उसकी ऊर्जा फूट पड़ी। एक बहुत ही सटीक नियंत्रण के साथ खींचने की एक ताकतवर शक्ति पैदा हुई। सारा खून हवा में तैरने लगा और फिर दहाड़ते हुए उसने खून का एक बहुत बड़ा और खौफनाक भंवर बना लिया। और आर्यन उस भंवर के बिल्कुल बीच में था। पहली नजर में ये किसी दानव देवता के खून से नहाकर फिर से जन्म लेने जैसा एहसास दे रहा था। सोखना शुरू करो। आर्यन ने पागलों की तरह नवचक्र देव दानव शरीर को घुमाया। लाल रोशनी की लकीरें उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगी, जो उसके शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। इतने सारे खूंखार जानवर के खून के अंदर आने से आर्यन के अपने बेहतरीन नियंत्रण के बावजूद उसे अपने शरीर में सूजन और दर्द महसूस हुआ। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, इसे सोखने का यही सबसे तेज तरीका था। वो यहाँ 2 दिन और 2 रातों तक धीरे धीरे इसे सोखना नहीं चाहता था। ओह! आर्यन के चेहरे की नसें तन गईं और उसने एक दबी हुई दहाड़ मारी, लेकिन उसकी आंखें पक्के इरादे से भरी थीं। एक ताकतवर इंसान बनने के लिए जाहिर तौर पर अभ्यास की मुश्किलों को सहना ही पड़ता है। तेजी से बढ़ती ताकत की खुशी के सामने ये थोड़ा सा दर्द क्या चीज था। स्विश स्विश स्विश। समय धीरे धीरे बीतता गया। खून का वो भंवर आंखों के सामने से सिकुड़ता गया, जबकि आर्यन के चारों तरफ लाल खून की रोशनी और भी घनी होती गई। खून को सोखने की रफ्तार भी बढ़ गई, जो इस बात का सबूत था कि देव दानव शरीर का पहला चक्र धीरे धीरे छोटी कामयाबी के करीब पहुंच रहा था। बस आखिरकार आर्यन के शरीर की ताकत अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई। उसके चारों तरफ की खून की रोशनी अचानक रुकी और फिर अपनी असली रफ्तार से 10 गुना तेज रफ्तार से घूमने लगी। आर्यन ने दर्द से एक दहाड़ मारी। वो दर्द किसी चाकू से बार बार काटे जाने से बिल्कुल भी अलग नहीं था और शायद उससे भी 10 गुना ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि उसकी आंखों का वो हार न मानने वाला जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ। वो अब अगले स्तर को पार करने के सबसे नाजुक पल पर पहुंच चुका था। अगर वो टिक नहीं पाया, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 10,000 गुना वृद्धि वाले सिस्टम ने उसे अनगिनत मौके दिए थे, लेकिन वो कहां तक जा सकता है यह अभी भी खुद आर्यन पर ही टिका था। उसने कभी भी इस बात पर शक नहीं किया था। मेरे लिए रास्ता खोलो। आर्यन ने मन ही मन दहाड़ लगाए। अगले ही पल उसके शरीर के चारों तरफ की खून की रोशनी बहुत ही शानदार तरीके से फूट पड़ी और फिर आखिरकार अपनी असली रफ्तार पर वापस आ गई। और आर्यन के शरीर से एक बहुत ही पुराना और खूंखार ऑरा बाहर निकला, जिसने जीवा को हैरान कर दिया, जो एक दूसरे खजाने वाले कमरे में अभ्यास कर रहा था। आर्यन किस तरीके का अभ्यास कर रहा है? उसका ऑरा भी इतना बेचैन करने वाला है। उसने मन ही मन अपनी जीभ चटखाए। इस बीच आर्यन ने खुशी से अपनी आंखें खोलीं। नवचक्र देव दानव शरीर, पहला चक्र, आखिरकार छोटी कामयाबी तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि अब वो सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही एक युद्ध राजा का मुकाबला कर सकता था। और बड़ी कामयाबी तक कोई रुकावट नहीं होगी। उसे बस अपने शरीर को मजबूत करने के लिए लगातार खूंखार जानवरों के खून को सोखने की जरूरत थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसे अपनी मांसपेशियों में भरती हुई बहुत बड़ी ताकत का एहसास हो रहा था। यह ऊर्जा से बिल्कुल अलग एहसास था। उसका हल्का सा पैर पटकना भी खून के खजाने वाले तहखाने को थोड़ा सा हिला देता था। उसकी त्वचा अभी भी लचीली लग रही थी, लेकिन उसकी मजबूती को कोई बाहरी इंसान शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। यहां तक कि एक भी श्रेणी मिश्रित धातु की युद्ध की तलवार का आम वार भी आर्यन को शायद ही घायल कर पाता। ये नवचक्र देव दानव शरीर सच में एक दानव है। इस पूरी तरह से हुए सुधार ने मेरे बचने और लड़ने की काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जरा सोचिए, जब दूसरों की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब भी आर्यन के पास एक खौफनाक शरीर होगा। जब तक उसके पास स्टैमिना होगा, तब तक आर्यन के पास हमेशा खौफनाक लड़ने की ताकत होगी। मुझे मौका मिलने पर नवचक्र देव दानव शरीर के आगे के अभ्यास के तरीके जरूर ढूंढने होंगे। इतनी ताकतवर लड़ने की कला के सिर्फ पहले 3 चक्रों का होना बहुत ही अफसोस की बात है। आर्यन ने अपना मन पक्का कर लिया, वो इस काम को सबसे पहले करेगा। सोखना जारी रखो।
बचे हुए एक तिहाई खूंखार जानवर के खून को देखकर आर्यन जाहिर तौर पर इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे सोखना जारी रखा। काफी देर बाद जैसे ही खून का आखिरी कतरा सोखा गया, खून के खजाने वाला तहखाना पूरी तरह से खाली हो गया। ये शुरुआत में 10,000 जानवरों के कबीले द्वारा दरिंदे योद्धाओं को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खजाना था, लेकिन अब इस सब का फायदा आर्यन को मुफ्त में मिल गया था। इससे उसे एक ख्याल आया, अगर वो खास तौर पर 10,000 जानवरों के कबीले की अलग अलग शाखाओं को लूटे, तो उसके नवचक्र देवदानव शरीर की तरक्की की रफ्तार शायद किसी हवाई जहाज जैसी तेज हो जाएगी। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और हंसा, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। अगर उसने सच में ऐसा किया, तो वो शायद 10,000 जानवरों के कबीले के युद्ध देवता स्तर के ताकतवर इंसानों द्वारा तुरंत ही चीर फाड़ दिया जाएगा। आर्यन ने कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझा था। 10,000 जानवरों का कबीला संघ के भारी दबाव के बावजूद इतने लंबे समय तक जिंदा रहने में कामयाब रहा था, इसलिए वो यकीनन कोई मामूली कबीला नहीं था। कम से कम अभी के लिए वो उन्हें कमजोर समझने के लायक नहीं था। ये सोचकर उसने तहखाने का दरवाजा धक्का देकर खोला और दूसरी जगहों की तरफ चल दिया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई और खजाने हैं। इस पल एक बहुत ही दबी हुई दहाड़ गूंजी। जानवर, ये सब के सब बस एक झुंड के जानवर हैं। ये जीवा की आवाज थी। आर्यन का दिल अचानक धक से रह गया। उसके पीछे थंडर विंग फ्लैश दिखाई दिया, जो उसे एक परछाई में बदलते हुए उस आवाज की तरफ ले गया। जल्द ही उसने देखा कि जीवा दरवाजे पर सन खड़ा है। ये देखकर कि जीवा पर हमला नहीं हुआ है, आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने पूछा, जीवा, क्या हुआ? जीवा ने मानो कुछ सुना ही नहीं, वो बस जानवर, लानत है, जैसे शब्द बुदबुदा रहा था। आर्यन और करीब गया। उसने दरवाजे के अंदर देखा। अगले ही पल उसे ऐसा लगा मानो गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। वो चाहता था कि वो विक्रम सिंह और बाकी लोगों को खींच कर लाए और उन्हें 10,000 बार और मारे। आर्यन का पूरा शरीर हल्का सा कांप रहा था, उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक गुस्से से भरी थीं। इस पल वो चाहता था कि वो उन दरिंदे योद्धाओं की जिंदा खाल उधेड़ दे, उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को चीर दे और उनकी राख को हवा में उड़ा दे। जानवर, ये खूंखार चीजें, क्या इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है? दरवाजे के अंदर का नजारा इंसानियत की मौत से कम नहीं था। तभी उसे समझ आया कि जीवा ने ऐसा क्यों कहा था।